बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू ऑल इन दिस लाइफ एंड द लाइफ हियर आफ्टर। आज हम लोग सोल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सोल्यूशन और कोलाइड्स के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेक्चरर केमिस्ट्री 17 स्केल के पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं कोलाइड्स और सोल्यूशन वाले चैप्टर में से जो आए हुए हैं उनको पहले रीड कर लेते हैं और उसके बाद जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम इज़ एक्सेसिव कूलिंग। आइसक्रीम की प्रिपरेशन किस वजह से होती है? ड्यू टू एक्सेसिव कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 2, कोलाइड्स आर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया या होमोजीनियस मिक्सचर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोलाइडल पार्टिकल्स आर न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब गिवन ऑप्शन में से जो होता है एक्सपेक्टेड आंसर होता है ना, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया होता है जो करेक्ट आंसर होता है, बाकी ऑप्शंस नहीं मेंशन किए हुए। क्वेश्चन नंबर 4, कोलाइड्स शो ब्राउनियन मोशंस या ब्राउनियन मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ डिस्पर्शन मीडियम इज़ गैस, तो फिर हमारे पास वो क्या कौन सा सोल्यूशन होगा? एरोसोल। मतलब एग्जाम्पल पूछी हुई है यहाँ पे, अगर डिस्पर्शन मीडियम आपके पास गैस हो। जब हम चैप्टर को डिटेल में देखेंगे तो वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइड्स एंड कोलाइड्स, particle size. Question number 7, some substances show scattering of light but they can pass through filter paper, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कॉल्ड कोलाइड्स। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को तो स्कैटर करते हैं लेकिन वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से भी गुजर जाते हैं। तो ये कौन सा सोल्यूशन होता है? कोलाइड्स या कोलाइडल सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन गैस इज टर्न्ड इनटू लिक्विड प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। जब गैस को लिक्विड में चेंज किया जाता है तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू डाइल्यूट एन एसिडिक सोल्यूशन व्हाट इज़ एडिड। वाटर ऐड करते हैं एसिड के अंदर, ठीक है, एसिड को वाटर के अंदर ऐड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10, फोग इज़ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। फोग जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन है लिक्विड इन गैस। मीन के लिक्विड जो होगा वो आपका सोल्यूट होगा और गैस जो है वो सॉल्वेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, मिली इक्वेलेंट इज इक्वल टू माइक्रोग्राम पर इक्वेलेंट। मिली इक्वेलेंट जो है वो किसकी इक्वल होता है? माइक्रोग्राम पर इक्वेलेंट के। क्वेश्चन नंबर 12, पीपीबी इज़ माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है, पीपीबी इज़ माइक्रोग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 13, इन द एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन डिस्पर्शन मीडियम इज़ सॉलिड। एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन में जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो सॉलिड होता है। व्हाट इज़ मास ऑफ सोडियम सॉल्यूशन ऑफ 5 लीटर। डेंसिटी जो है आपको बताई हुई है 5 kg पर मीटर क्यूब इन 4 मोलर। तो इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है गिवन डाटा को और जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो है आप फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, HCl इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH। NaOH प्लस HCl इक्वेशन जहाँ पे गिवन है इज चेंज इनटू NaCl प्लस H2। मोलैरिटी हमने बतानी है 0.18 मोलर और फार्मूला यूज़ करेंगे M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। क्वेश्चन नंबर 16, 8 मिलीलीटर सोल्यूशन इज़ 0.25 मोल पर लीटर। व्हाट इज़ इट्स कंसनट्रेशन व्हेन डाइल्यूट टू 0.5 लीटर्स। इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे C1V1 इज इक्वल टू C2V2 या फिर M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कह सकते हैं और आंसर इसका आपके पास आ जाएगा 0.004। इसको आपने खुद कैलकुलेट करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मच सोडियम इज़ देयर इन अ सोल्यूशन विद 10 kg of solvent and concentration of 4 molar solution। डेंसिटी 5 बताई हुई है, आंसर जो है 184 आएगा। कैलकुलेट करके आंसर ज़रूर निकालिएगा और बताइएगा कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। सिंपल डेफिनेशन पूछ ली है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ लोएस्ट वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट N2, H2, He और CO2। अच्छा, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब डिटेल में चैप्टर, तो आप लोगों ने चैप्टर को समझना है, हेनरीज लॉ को समझना है और फिर मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 20, curdling of milk is an example of coagulation। क्वेश्चन नंबर 21, which one is homogeneous mixture? Methanol and water form homogeneous mixture। क्वेश्चन नंबर 22, which solution is more concentrated। यहाँ पे ऑप्शंस भी मैंने दे दिए हैं। 6 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 10 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, 20.5 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 50 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 120 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन एंड लास्ट ऑप्शन है 2.6 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 2 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है
मोर कंसनट्रेटेड सॉरी पूछा हुआ है आपसे, मोर कंसनट्रेटेड मीन कि जिसमें आपके पास सोल्यूट की मिकदार सबसे ज़्यादा हो। तो आप वॉल्यूम को और सोल्यूट का जो मैस दिया हुआ है दोनों को कंपेयर करके देखें तो लास्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज़ नॉट अ मिक्सचर। मरकरी जो है ये मिक्सचर नहीं है, एक प्योर एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क। को हम कुछ ड्रॉप्स उसमें क्या डालेंगे उसको हम महफूज कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन। फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन से मिल्क को प्रिजर्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, द पर्पज ऑफ एडिंग जेलेटिन इन आइसक्रीम इज़ टू स्टेबलाइज द कोलाइड्स एंड प्रिवेंट क्रिस्टल ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्रिस्टल ग्रोथ। ये जो थी ये मुझे स्टेटमेंट तो एज सच मिल गई एज इट इज़, लेकिन इसका मुझे ये समझ नहीं आया कि आंसर इसमें से मीन के इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाए कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं और हमने किस तरह से तैयारी करनी है। MCQs के लिहाज से हमने तैयार करना होता है, लेकिन PPSC जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इदारा है, तो इस वजह से हमें हर लिहाज से तैयारी करनी होती है। मीन के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को कवर करना होता है, हर टॉपिक के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। तो इस वजह से हमें थॉरली स्टडी करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि हम सिलेक्टिव जो है वो बातें कर लें और बाकी छोड़ दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट आ जाती है पेपर में और वो चीज़ें हमने गैर ज़रूरी समझ के छोड़ दी हुई होती हैं। तो इस वजह से जो है ना हमें समझ नहीं आ रही होती और वहाँ पर हम कन्फ्यूज़ होकर अपना पेपर जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने थॉरली करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो यकीनन आप लोगों को क्वेश्चन से आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम मैट्रिक और FSC लेवल से कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम BSc में से कवर करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। तो हमने आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, सॉल्यूशंस। इसके इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे फेज़ है। फेज़ का क्या मतलब होता है? फेज़ मीन मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ एंड फिक्स्ड कंपोजिशन। कोई ऐसा मादा का कोई ऐसा टुकड़ा जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट और उसकी कंपोजिशन भी फिक्स हो, तो उसे हम फेज़ कहेंगे। जैसे हम वाटर को ले लें, मीन कि वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैशियस फेज़ भी हो सकता है। वाटर को ले लें तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे वाटर जो है वो एक फेज़ में एग्जिस्ट करता है, और सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर ये भी एक ही फेज़ में एग्जिस्ट करता है। मीन के होमोजीनियस अगर आपके पास मिक्सचर है, कोई सोल्यूशन है जिसमें आपको एक ही फेज़ नज़र आ रहा है, मीन कि वो एक ही फिजिकल स्टेट में है, तो वो फिर आपके पास वन फेज़ होगा। सोल्यूशन की बात करें, होमोजीनियस मिक्सचर और टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर और आयनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा किस्म के मॉलिक्यूलर या आयनिक सब्सटेंसेस का। होमोजीनियस मीन जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट जो है वो आप कह लेंगे थ्रू आउट उसकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होगी। मीन कि उसका एक ही फेज़ होगा, वो एक ही फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा किसी एक कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट में। जैसे आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करें तो शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, लेकिन सोल्यूशन बनने के बाद जो है वो एक ही लिक्विड फेज़ में आ जाता है सोल्यूशन, तो वो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। आगे कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और इनको मैंने लिख दिया, ये यकीनन आप लोगों को पता भी होंगी, तो इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल है बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी बाई का मतलब होता है टू, मीन के ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हों तो उसे हम बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे। सॉल्वेंट क्या होता है? सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। सोल्यूट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि कम मिकदार में मौजूद हो उसे सोल्यूट कहते हैं। जैसे आप नमक का पानी में सोल्यूशन ले लें तो नमक जो है वो आपके पास सोल्यूट होगा और पानी जो है वो सॉल्वेंट होगा। डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन जिसमें आपके पास जो सोल्यूट है उसकी मिकदार कम हो, मीन के जो पतला सोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा और सोल्यूट कम हो। फिर आ जाता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। एक गाढ़ा सोल्यूशन होता है जिसमें रिलेटिवली सोल्यूट की मिकदार जो होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे ब्राइन के एग्जाम्पल ले लें, मीन के जो समंदर का पानी होता है जिसमें या आप कह लें कि सोडियम क्लोराइड का वाटर में जो एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, मीन के ज़्यादा उसमें आप सोडियम क्लोराइड मिक्स कर दें तो वो आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। डाइल्यूट मीन पतला सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड मीन थोड़ा गाढ़ा सोल्यूशन। ठीक है। फिर एक्वा सोल्यूशन होता है। एक्वा सोल्यूशन मीन के किसी भी कंपाउंड को, आयनिक या मॉलिक्यूलर कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, मीन वाटर ले रहे हैं आप अपना सॉल्वेंट, तो फिर आपके पास एक्वा सोल्यूशन होगा। एक्वा मीन वाटर। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक डाइल्यूट सोल्यूशन। इन तीनों को आप कंपैरेटिवली देखें तो डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो आपके पास होता है एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम हो। ठीक है। और फिर आ जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो, या आप यूँ कह लें कि यहाँ पे आप
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन तीनों को आप कंपेयर करें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें गिवन टेम्परेचर पे सोल्यूट की मजीद मिकदार हल ना हो सके, ठीक है, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो उसमें मजीद कैपेसिटी पैदा हो जाती है सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की, तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे, मीन के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने पे उसमें जो मजीद सोल्यूट ऐड होगा तो वो जो हमारे पास एक न्यू सॉल्यूशन बनेगा उसे हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे तो स्टेबल होगा, जैसे ही वो दोबारा अपने पहले वाले टेम्परेचर पे उसे लेके आएंगे तो फिर उसमें जो एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड किया था वो उसमें से क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा और पैंदे में एक्स्ट्रा सोल्यूट बैठ जाएगा, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो फिर दोबारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि हीट करने से ही उसमें कैपेसिटी डेवलप हुई थी मजीद सोल्यूट ऐड करने की। उसके बाद जी नेक्स्ट टर्म आ जाती है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, मीन कि किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करना, मीन उसमें सॉल्वेंट की मिकदार को बढ़ा देना, या दूसरे अल्फाज में आप कहें तो सोल्यूट की मिकदार को कम कर देना, ठीक है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा और सोल्यूट की मिकदार कम हो। तो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन के लिए आप ये एक फार्मूला याद रखें, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, या फिर हम C1V1 इज इक्वल टू C2V2 भी कह सकते हैं। M जो है यहाँ पे कंसनट्रेशन की टर्म है मोलैरिटी, और C1 करेंगे तो C1 C स्टैंड फॉर कंसनट्रेशन, तो दोनों के लिए कोई भी आप टर्म यूज़ कर सकते हैं। M1V1 जो है ये मोलैरिटी और वॉल्यूम है फॉर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, एंड M2V2 इज़ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, मीन के हमने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को ही डाइल्यूट सोल्यूशन में चेंज करना होता है। तो हमारे पास ये डाटा होगा M1V1 M2V2 में से अगर कोई 3 वैल्यूज़ गिवन है तो फोर्थ वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, मीन के डाइल्यूशन कर सकते हैं, या आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद जी सोलिबिलिटी का प्रिंसिपल होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, जिसको LDL भी कहते हैं, और लाइक डिजॉल्व लाइक को आप लोग बहुत बचपन से ही जानते हैं, मीन के पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होते हैं। और इसके एग्जांपल यकीनन आप लोगों को पता होंगी, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, बल्कि साइड पे मैंने कुछ लिखा भी है, इसको रीड कर लेते हैं। जैसे केन शुगर की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाती है केन शुगर, ठीक है, क्योंकि ये इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये लाइक डिजॉल्व लाइक के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है इसने वाटर में डिजॉल्व हो जाना है। NaCl में स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्सेज होती हैं, ये डिजॉल्व नहीं होगा NaCl एसीटोन के अंदर। वाटर में तो NaCl डिजॉल्व होगा क्योंकि दोनों की नेचर सेम है, वाटर जो है वो पोलर है और NaCl जो है वो आयनिक है, तो दोनों में जो है वो पोल्स होते हैं, तो इस वजह से दोनों पोलर आप कह लें हैं, तो इस वजह से जो है दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व होंगे, लेकिन NaCl जो है वो एसीटोन में डिजॉल्व नहीं होगा, विच इज़ मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट। एसीटोन जो है ये मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट है, यानी कंपाउंड को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट टर्म है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मीन के सोल्यूट की मिकदार को जाहिर करने को ही कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहेंगे, कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की कितनी मिकदार है वही उसकी कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सोल्यूशन, यूनिट विच एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास 4 टाइप की होती है, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे अगर आप जो है अपना सोल्यूट जो है उसका भी मैस लें और सॉल्वेंट का भी मैस लें तो इस परसेंट को हम परसेंटेज वेट बाय वेट कहेंगे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मीन के सोल्यूट को आप ग्राम्स में लें और सॉल्वेंट को आप जो है वो उसका वॉल्यूम में एक्सप्रेस करें। और उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वेट, तो आप सोल्यूट को वॉल्यूम में, मीन आपका सोल्यूट आप यहाँ पे लिक्विड हो गया और सॉल्वेंट जो है उसको ग्राम्स में लें, और लास्ट में दोनों जो है आप वॉल्यूम में लें, तो वो आपके पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगी। इन टर्म्स को अगर मज़ीद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो परसेंटेज वेट बाय वेट को सबसे पहले डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे इट इज़ द वेट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व पर 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ द सोल्यूशन। और मैथमेटिकली इसे हम लिखेंगे परसेंट बाय वेट लिखेंगे, और इसका फार्मूला हम इस तरह से लिखेंगे मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, यहाँ पे मैं एस लिख रही हूँ, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मैस ऑफ सोल्यूशन, और फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट का। इसमें हम एग्जांपल अगर लें तो आप कह सकते हैं कि 5% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन इन वाटर जो है, ये एक एग्जांपल है इसकी, 5% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। इसको एक्सप्लेन अगर हम करें तो हम कहेंगे कि 5 ग्राम जो है वो हमने शुगर ली है और 100 ग्राम जो है वो वाटर है, उसके अंदर 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, और
नहीं, बल्कि हम जो है वेट बाय वेट में नीचे जो है हम बटे के नीचे जो है सॉल्यूशन का मैस ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि मैस जो है वो सॉल्यूशन का नीचे लेंगे तो सोल्यूट 5% शुगर, सॉल्यूशन का मतलब है कि 5 ग्राम तो हमारे पास शुगर है, लेकिन टोटल सॉल्यूशन का मैस जो है वो 100 ग्राम है। इट्स मीन कि आप 100 में से 5 सोल्यूट वाले निकाल दें तो सॉल्वेंट का जो मैस है वो 95 ग्राम, मीन कि इस सॉल्यूशन में वाटर जो है वो 95 ग्राम प्रेजेंट होगा। और ऐसे सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है वो हमें मालूम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? इट इज़ द वेट ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन में क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज़ नॉट नोन एग्जैक्टली। ऐसे सॉल्यूशन में हमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो है वो एग्जैक्टली मालूम नहीं होती। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब है। थर्ड टर्म हमारे पास आ जाती है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट को डिफाइन करेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम है सोल्यूट का, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम बाय वेट था तो टोटल सोल्यूशन का वेट जो होगा वो 100 ग्राम होगा। और इसे हम डिफाइन करें, एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, और इसका मतलब ये होगा कि 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास अल्कोहल है और टोटल सोल्यूशन का जो वेट है वो 100 ग्राम है। और ऐसे सोल्यूशन में हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो हमें मालूम नहीं होता। ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास आ जाती है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इट इज़ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, मीन के सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो हैं वो वॉल्यूम उनका लिए हमने। और दिस यूनिट इज़ यूज फॉर सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, याद रखिएगा कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन के दोनों हमारे पास कंपोनेंट, अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो उसमें दोनों कंपोनेंट जो हैं वो लिक्विड स्टेट में होंगे। और इस चैप्टर में मोस्टली जो है एफएससी लेवल तक हम बाइनरी सोल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, मीन एक से ज़्यादा सोल्यूट नहीं होंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखें, 12% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। 12% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर का मतलब ये है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास अल्कोहल है और टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। और ऐसे सोल्यूशन के लिए जो सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है वो इक्वल हो भी सकता है दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम के, और नहीं भी हो सकता। डिपेंड करता है कि दोनों कंपोनेंट्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कैसी हैं, वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस बेसिस पे जो है वॉल्यूम इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से शो करते हैं और इसे डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। और इसके लिए अगर आप फार्मूला लिखें तो फार्मूला आप लिखेंगे कैपिटल एम मीन मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से शो करते हैं और नीचे बटे के नीचे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में, और वो किसका वॉल्यूम होगा, सोल्यूशन का। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले को अगर हम ओपन करके लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स होता है इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस, या आप सिंपली कह दें मैस ओवर मोलर मैस। तो अब मोलैरिटी के फार्मूले के अंदर नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हम यहाँ पे अगर पुट करें एन की जगह पे तो ये आपके पास आ जाएगा एम, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम मीन की गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई 1 ओवर ये वॉल्यूम जो है यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन का क्या मतलब है कि इसमें 180 ग्राम ग्लूकोज है, टोटल वॉल्यूम जो सोल्यूशन का है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। और अगर 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि 1 मोल सुक्रोज का प्रेजेंट है, सुक्रोज के 1 मोल का मैस होता है 342 ग्राम्स, मीन के 342 ग्राम सुक्रोज है और टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का 1 डेसीमीटर क्यूब है। अगर 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन जो, अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताइए कि 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन जो होता है वो उसमें लेस अमाउंट होती है वाटर की देन 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, क्योंकि ग्लूकोज का आप मैस देखें तो 180 ग्राम है और सुक्रोज का मैस जो है वो 342 ग्राम्स है। तो 342 ग्राम्स को डिज़ोल्व करने के लिए जो डिज़ोल्व कर लेगा जो वाटर, तो वॉल्यूम तो सेम ही ले रहे हैं ना, 1 डेसीमीटर क्यूब दोनों में वॉल्यूम ले रहे हैं, तो इस वजह से इसमें सुक्रोज में 342 ग्राम मीन मैस ज़्यादा है सुक्रोज का, तो इस वजह से यहाँ पे वाटर की अमाउंट लेस होगी एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज सोल्यूशन, मीन के 1 मोलर को कंपेयर करें तो। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की, जो कि मैंने ऊपर बताई थी आपको। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला होता है Na2S2O3।
Na2S2O3 मीन सोडियम थायोसल्फेट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, अगर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इसके 20.9 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा सोडियम थायोसल्फेट का। अगर इस अमाउंट से कम अमाउंट हो, मीन 20.9 ग्राम से कम अमाउंट हो सोडियम थायोसल्फेट की 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, वाटर हम ले रहे हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस वक्त हमारे पास उसी टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सोल्यूशन बनेगा वो आपके पास होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे हम 20.9 ग्राम से ज़्यादा अमाउंट लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट की तो फिर वो आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से आपको यकीनन अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाती है टर्म मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से शो करते हैं। इसको हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, पीछे हमने मोलैरिटी पढ़ी और परसेंटेज वाले हमने जो 4 यूनिट देखे, 4 कंसंट्रेशन देखी परसेंटेज कंपोजिशन वाली। तो मोलैरिटी में जो है यहाँ पे भी वॉल्यूम की टर्म आ रही है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 जो कंपोजिशंस हैं इनमें वॉल्यूम की टर्म आ रही है। तो जहाँ पे भी वॉल्यूम की टर्म आएगी एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी जो कंसंट्रेशन का आपके पास टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर जिसमें वॉल्यूम की टर्म आ गई है तो इट्स मीन के दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये जो 4 टर्म्स मैंने यहाँ पे टिक कर दी हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। अब मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी में हम बात कर रहे हैं मैस की, यहाँ पे वॉल्यूम की डिस्कशन नहीं हो रही। मीन नंबर ऑफ मोल्स बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मोलैलिटी। अच्छा, मोलैलिटी का फार्मूला हो गया स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और इसको आप नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करेंगे तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, ये ओपन करके लिख लिया। उसके बाद है कि 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन अगर हमारे पास होगा तो इसका मतलब है 180 ग्राम ग्लूकोज है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मीन 1 kg ऑफ वाटर। और टोटल मैस जो सोल्यूशन का होगा वो 1180 ग्राम होगा। 180 जो था वो ग्लूकोज था, 1000 जो था वो आपके पास वाटर था, तो 1180 ग्राम जो है वो टोटल मैस हो जाएगा सोल्यूशन का। टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का जो है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता होगा और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें डेंसिटी का पता होना चाहिए, वहाँ से फिर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे क्योंकि डेंसिटी में वॉल्यूम डेंसिटी का फार्मूला आप लोगों को पता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमें डेंसिटी मालूम है तो फिर हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं डेंसिटी वाले फार्मूले को रीअरेंज करके। अच्छा जी, उसके बाद है इट इज़ इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेशो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट। मीन के मोलैलिटी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन है सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को एक्सप्रेस करने के लिए। मोलर मैस और मोलर सोल्यूशन और मोलर सोल्यूशन को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो जो मोलर सोल्यूशन होते हैं और जो मोलर सोल्यूशन होते हैं, मोलर सोल्यूशन जो होते हैं वो डाइल्यूट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोलर सोल्यूशन, और मोलर सोल्यूशन टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं और मोलर सोल्यूशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम x से शो करते हैं। मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, मीन के सम हम ले लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मीन कि ये आपके पास रेशो है किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स की टू सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसको हम अप्लाई करते हैं टू एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी। हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं सोल्यूशन के, अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, उनका सम लेंगे उनकी मोल फ्रैक्शन का, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। और इसके कोई यूनिट नहीं होते मोल फ्रैक्शन के क्योंकि ये एक रेशो है 2 सेम क्वांटिटीज़ की। मोल परसेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर आपके पास मोल परसेंट आ जाता है। उसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट और वॉल्यूम प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एक और टर्म होती है पार्ट्स पर बिलियन, उसको हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट और वॉल्यूम प्रेजेंट पर बिलियन पार्ट्स बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की, वो आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा जी, पार्ट्स पर मिलियन को पीपीएम से शो करते हैं। पीपीएम इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 10 पावर 6, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। यूज टू एक्सप्रेस वेरी लो कंसंट्रेशन। पार्ट्स पर बिलियन तो और ज़्यादा लो कंसंट्रेशन को शो करने के लिए यूज़ होता है यूनिट, और पीपीएम जो है ये भी बहुत लो कंसंट्रेशन जैसे इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं वाटर के अंदर, उनको शो करने के लिए पीपीएम और पीपीबी वगैरह यूज़ किए जाते हैं। या फिर हम मेडिकल की टर्म में यूज़ करते हैं, मीन के सिरप वगैरह में जो हम डिफरेंट जो भी अज्जा होते हैं किसी सिरप के, मेडिसिन वगैरह में,
तो उनको जो है ppm या ppb वगैरह से शो किया जाता है, क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में उन्हें लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद इंटर कन्वर्जन्स हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 8% वेट बाय वेट ऑफ NaCl सोल्यूशन। मोलैलिटी हमने फाइंड करनी है 8% वेट बाय वेट ऑफ NaCl सोल्यूशन की। सबसे पहले हम मोलैलिटी का फार्मूला लिखेंगे। तो मोलैलिटी का फार्मूला, हम मोलैलिटी को स्मॉल m से शो करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा जी यहाँ पे NaCl का 8% वेट बाय वेट बताया हुआ है, तो इट्स मीन के 8 जो है 8 ग्राम जो है आपके पास NaCl यानी सोल्यूट का मैस है, और NaCl का मोलर मैस होता है 58.5। यहाँ से आप लोग नोट कर लें फार्मूला, फिर मैं थोड़ा ऊपर करके लिखती हूँ, बल्कि ऊपर लिख देती हूँ 8/58.8। ठीक है, 58.8 मल्टीप्लाई 1 ओवर आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका आपके पास कितना होगा, जो सॉल्वेंट है उसका मैस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 8 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड वाले हैं वो माइनस कर लेंगे। टोटल 100 होता है ना वेट बाय वेट में, तो 100 में से 8 जो है वो चला जाएगा सोल्यूशन में से। मीन टोटल सोल्यूशन का मैस जो है वो 100 ग्राम है, उसमें से आप 8 ग्राम NaCl के माइनस करेंगे तो आपके पास 92 ग्राम आ जाएंगे। फिर 92 ग्राम को आप kg में कन्वर्ट करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, 92 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.092 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 0.092। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1.487 जो है वो मोलैरिटी आ जाएगी, या मोल पर केजी, 1.487 मोल पर केजी। तो ये आपके पास आंसर होगा इसका 1.487 मोल पर केजी, और या आप सिंपली कह सकते हैं मोलैलिटी। तो यकीनन आप लोगों को समझ आ जाएगी। आप लोग इसको लिख के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है HCl अवेलेबल इन लैब इज़ 36% वेट बाय वेट, डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन इज़ 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मोलैरिटी जो दी हुई है वो आपको दी हुई है HCl सोल्यूशन की, मोलैरिटी जो है वो आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रीड कर देती हूँ और इसे जो है साफ पेज पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। लैब में जो HCl सोल्यूशन अवेलेबल है वो है 36% वेट बाय वेट। डेंसिटी जो HCl सोल्यूशन की है वो 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और हमने HCl सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, 36% HCl सोल्यूशन वेट बाय वेट, इसका मतलब है कि HCl का मैस जो है वो 36 ग्राम है। ठीक है, 36 ग्राम जो है वो HCl का मैस है, और आपके पास जो सोल्यूशन का मैस है वो है 100 ग्राम। ठीक है, सोल्यूशन का मैस जो है वो 100 ग्राम है। ये आपको 36% वेट बाय वेट बताया हुआ था, उससे हमने ये डाटा लिया। उसके बाद डेंसिटी जो सोल्यूशन की बताई हुई है वो हमें बताई हुई है डेंसिटी 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने मालूम करनी है मोलैरिटी। और अब हमें इस डेंसिटी से क्या बात समझ आ रही है, 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जब हमारे पास सोल्यूशन होगा तो उसका वेट कितना होगा, 1.19 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन वेट्स 1.19 ग्राम्स। और जब आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर सोल्यूशन हो तो फिर उसका वेट कितना होगा, आप 1.19 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ कि इस डेंसिटी, इसका मतलब है कि 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस वक्त आपके पास जो सॉल्यूशन का वेट है वो 1.19 है। अगर आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उस वक्त सॉल्यूशन का वेट होगा 1.19 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। ठीक है, तो 1.19 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो आपके पास आएगा 1190 ग्राम्स। तो ये सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा 1190 ग्राम्स। ठीक है, 1190 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 100 ग्राम HCl सोल्यूशन जो है कंटेन प्योर HCl। अगर आपके पास 100 ग्राम HCl सोल्यूशन है तो उसमें प्योर HCl कितना है, 36 ग्राम है, क्योंकि 36% वेट बाय वेट था। 100 ग्राम अगर HCl सोल्यूशन है तो उसमें जो HCl का वेट है वो 36 ग्राम है, जो हमने ऊपर भी लिख दिया था यहाँ पे। और अगर आपके पास जैसे अब सोल्यूशन का ये मैस निकला है 100 ग्राम के लिए, तो उसमें HCl 36 ग्राम है, लेकिन 1190 ग्राम अगर सोल्यूशन हो तो उसमें
HCl कितना होगा 1190 ग्राम के लिए आप क्या करेंगे 36 को 1190 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो 428.4 ग्राम्स आ जाएगा। मीन के इतने मैस जब सॉल्यूशन का होगा तो उसमें HCl कितना होगा 428.4 ग्राम जो है वो HCl होगा और HCl का मैस होगा। अब यहाँ से इस सारे डाटा के बाद अब HCl का मैस हमारे पास आ गया और मोलर मैस HCl का आपको पता है 36.5 होगा क्योंकि क्लोरीन का 35.5 होता है और हाइड्रोजन का मैस 1 होता है तो 35.5 + 1 करेंगे तो टोटल जो मैस आ जाएगा HCl का वो 36.5 ग्राम्स आ जाएगा मोलर मैस। ठीक है, फिर वॉल्यूम जो है आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, मीन 1 डेसीमीटर क्यूब है। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे मोलैरिटी के लिए हम कैपिटल M यूज़ करते हैं इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास जो वेट निकला HCl का वो निकला था 428.4 ग्राम्स और मोलर मैस जो है वो इसका है 36.5 ग्राम्स और आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 डेसीमीटर क्यूब था तो इस वजह से और इसकी कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो मोलैरिटी आ जाएगी वो आ जाएगी जी 11.73 मोलर सोल्यूशन है। ये 11.73 जो है वो मोलैरिटी आ जाएगी। तो इस तरह से आपको सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 9.2 मोलर HClO4 इज़ अवेलेबल फ्रॉम मार्केट द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूशन हमने फाइंड करनी है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ HClO4 सोल्यूशन। तो ये हमने फाइंड करनी है, इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और अगर सॉल्व ना हो तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे ये आपकी FSC की बुक में मौजूद है, वहाँ से आप लोग खुद कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने आएंगे और जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इतना लेंथी भी नहीं लगेगा आपको न्यूमेरिकल। आप जो है ना जल्दी से फार्मूला यूज़ करके उसे कैलकुलेट कर लेंगे। मीन कि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने माइंड में ही वो सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन। टोटल जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स 9 टाइप्स हैं हमारे पास। यहाँ पे मैंने 9 टाइप्स मेंशन किए हैं, इनको हम लोग रीड कर लेते हैं। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। अच्छा जी, सॉल्यूशंस की 9 टाइप्स हैं। अब यहाँ पे हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की फ़िज़िकल स्टेट के लिहाज से देखेंगे और आगे एग्जांपल्स देखेंगे। अगर हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैशियस स्टेट में हों तो उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं एयर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बैलून्स। ठीक है, कोई भी जो आपके पास गैशियस जो मिक्सचर्स होंगे वो आपके पास गैस सोल्यूशन की एग्जाम्पल है। उसके बाद गैस इन लिक्विड सोल्यूशन की एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है ऑक्सीजन इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। गैस इन solid solution hydrogen adsorbed by palladium, liquid in gas solution mist, fog, clouds, liquid air pollutants। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन मिल्क, बेंजीन इन टोलुइन, अल्कोहल इन वाटर। ये लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशंस की एग्जांपल्स हैं। लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन बटर, चीज़, मर्करी इन सिल्वर। ठीक है, सॉलिड इन गैस सोल्यूशन डस्ट पार्टिकल और स्मोक इन एयर। और सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन शुगर इन वाटर, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। जेलीज और पेंट्स वगैरह जो हैं ये सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशंस एग्जांपल्स हैं मेटल अलॉयज, ब्रास, ब्रोंज और ओपल, पर्ल्स और कार्बन इन स्टील। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको अच्छी तरह करें। मीन के जो एवरीडे साइंस का टॉपिक है, मीन के जैसे हमारी एजुकेटर्स वगैरह की जॉब्स होती हैं तो वहाँ पे भी इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। और लेक्चरर का तो वो तो है ही स्पेसिफिकली केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के किसी भी पोर्शन से आ सकते हैं। ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सोल्यूशन के चैप्टर में से। सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे सोल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इसके 3 टाइप्स होते हैं। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड जो 100% एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। डिजॉल्व टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शंस, मीन के उनकी कोई भी हम क्वांटिटी ले लें वो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। जैसे सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर जो है ये कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल है। उसके बाद ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सच सोल्यूशन वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड करता है इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। वॉल्यूम या तो सोल्यूशन का इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम विच वी आर फॉर्मिंग आवर सोल्यूशन, या फिर डिक्रीज करेगा। हीट में इवॉल्व और एब्जॉर्ब। और तीसरी बात है कि ऐसे सोल्यूशन जो हैं कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे सोल्यूशंस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि दो जो लिक्विड हम ले रहे होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेसिस पे जो है हम लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करें तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद जी
दूसरी टाइप है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड जो कि आपस में कुछ हद तक डिज़ोल्व हो सकते हैं, डिज़ोल्व टुगेदर टू सम एक्सटेंट आर कॉल्ड पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, फर्स्ट है 2 लेयर्स ऑफ कंजुगेट सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड। 2 लेयर्स बन जाते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन की, 2 लेयर्स बन जाती हैं। दोनों लेयर्स को हम कंजुगेट सॉल्यूशंस कहते हैं, मीन के दोनों लेयर्स जो हैं वो 2 सॉल्यूशंस की लेयर्स बन जाती हैं और दोनों को हम कंजुगेट सॉल्यूशंस कहते हैं। और इसमें आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईच लिक्विड इन अदर। कंजुगेट सॉल्यूशन मीन कि हर जो लेयर है वो एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है हर लेयर के अंदर, ठीक है। फिर म्यूचुअल सोल्युबिलिटी ऑफ द लिक्विड इन कंजुगेट सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो दोनों लेयर्स के अंदर लिक्विड की जो म्यूचुअल सोल्युबिलिटी है वो भी इफेक्ट होती है। एग्जाम्पल आप देखें तो फिनोल वाटर सिस्टम, ईथर वाटर सिस्टम, ट्राईथाइल अमीन वाटर सिस्टम एंड निकोटीन वाटर सिस्टम, ये जो है ये एग्जाम्पल हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड्स की। इन ईथर वाटर सिस्टम, जो ईथर है डिज़ोल्व होता है वाटर में अप टू 1.2%, ठीक है। ईथर जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है अप टू 1.2%, वाइल वाटर डिज़ोल्व इन वाटर डिज़ोल्व इन ईथर इन 6.5% इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2। अगर हम वाटर और ईथर का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो 2 लेयर्स हमारे पास बनेंगी। एक लेयर जो है वो कंजुगेट सॉल्यूशन होगी वाटर की ईथर के अंदर, और दूसरी लेयर जो है वो कंजुगेट सॉल्यूशन होगा ईथर का वाटर के अंदर। वाटर ईथर के अंदर कितने % डिज़ोल्व हो सकता है जब हम दोनों का इक्वल वॉल्यूम लें? तो वाटर जो है वो 1.2% जो है वो डिज़ोल्व होता है, सॉरी ईथर जो है वो डिज़ोल्व होता है वाटर में 1.2% तक, और जो वाटर है वो ईथर वाली लेयर में डिज़ोल्व होता है 6.5% तक। फिनोल वाटर सिस्टम हम देखें, इसकी एक और एग्जांपल है फिनोल वाटर सिस्टम पार्शली मिसिबल लिक्विड्स की। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो अपर लेयर बनती है फिनोल वाटर सिस्टम में, मीन जो 2 कंजुगेट सॉल्यूशंस बनते हैं उनमें से जो एक कंजुगेट सॉल्यूशन है जो अपर लेयर है उसमें 5% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इन वाटर, मीन के वाटर के अंदर फिनोल 5% होता है अपर लेयर में, जो कंजुगेट सॉल्यूशन जो ऊपर वाली लेयर है। लोअर लेयर जो कंजुगेट सॉल्यूशन है उसमें 30% जो है वो वाटर होता है इन फिनोल। ये मोर डेंसिटी, मीन कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, 30% फिनोल इन वाटर, सॉरी वाटर इन फिनोल, तो इस वजह से ये लेयर जो है वो नीचे सेटल डाउन होती है, ये लोअर लेयर होती है। एट 65.9 डिग्री सेल्सियस, अब वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 5% जो है वो फिनोल वाटर में डिज़ोल्व होता है और 30% जो है वो वाटर फिनोल में डिज़ोल्व होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं 65.9 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर हासिल हो जाता है जिसमें फिनोल जो है वो 34% होता है और वाटर जो है वो 66% होता है। ये जो 65.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जिस पे दोनों कंजुगेट सॉल्यूशन जो है वो मिलके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, मीन के लेयर्स जो हैं वो मीन के उनकी जो सेपरेशन है वो ख़त्म हो जाती है। इसको हम अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सुलेट टेम्परेचर या अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच 2 कंजुगेट सॉल्यूशंस मर्ज इनटू ईच अदर टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड कॉन्सुलेट टेम्परेचर, या फिर इसको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी कहते हैं या अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर भी कहते हैं। डिफरेंट सिस्टम्स हैव देयर ओन क्रिटिकल टेम्परेचर्स एंड कंपोजिशन। डिफरेंट सिस्टम के अपने क्रिटिकल टेम्परेचर और कंपोजिशंस होती हैं। जैसे हम फिनोल वाटर सिस्टम में देख रहे थे, उनका एक स्पेसिफिक जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है और स्पेसिफिक कंपोजिशन है उसके ऊपर होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर फिनोल और वाटर की। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो वाटर एनिलीन सिस्टम में 167 डिग्री सेल्सियस पे 15% वाटर होता है और मेथनॉल साइक्लोहेक्सेन सिस्टम के अंदर 49.1 डिग्री सेल्सियस जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है और इसमें 29% मेथनॉल होता है। तो याद रखिएगा कि वाटर एनिलीन सिस्टम का जो कंसुलेट टेम्परेचर है वो 167 डिग्री सेल्सियस है और मेथनॉल साइक्लोहेक्सेन सिस्टम का 49.1 डिग्री सेल्सियस कंसुलेट टेम्परेचर है। वाटर एनिलीन सिस्टम में जो कंपोजिशन की बात करें तो 15% वाटर होता है उसमें, और मेथनॉल साइक्लोहेक्सेन सिस्टम की कंपोजिशन की बात करें तो 29% मेथनॉल है और बाकी परसेंटेज साइक्लोहेक्सेन की होगी। फिर थर्ड टाइप आ जाती है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस में कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं डू नॉट डिजॉल्व, इमिसिबल कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स डू नॉट डिजॉल्व इन एनी प्रोपोर्शन। वाटर, बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर, ये दो जो हैं ये इसकी एग्जांपल हैं कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड, जो आपस में ऐसे लिक्विड जो आपस में कोई भी इंटरेक्शन डेवलप नहीं करते, बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते, मीन एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा।
या फिर कोई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। राउट्स लॉ फिर हमने पढ़ना है। राउट्स लॉ, FM राउट्स ने 1887 में ये लॉ पेश किया था। ये लॉ क्या कहता है कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर, वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। या फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो P इज इक्वल टू P0 X1 आ जाएगा। X1 जो है ये सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है, P0 जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, P जो है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है इन सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, P जो है वो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इन सॉल्यूशन, P0 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन पेयर फॉर्म, और X1 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अच्छा, इसको हम फर्दर थोड़ा सा इसकी और फॉर्म्स देखें राउट्स लॉ की, तो डेल P इज़ इक्वल टू P0 X2 है। डेल P जो है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और इसके लिए हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दें तो डेल P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, मीन के लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और अगर हम यहाँ पे जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ये वाली, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो डेल P ओवर P0 इज इक्वल टू X2 हो जाएगा, और डेल P ओवर P0 जो है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये इंपॉर्टेंट इसकी फॉर्म्स हैं, इनको याद रखिए, इन फार्मूलों को याद रखिए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फैक्ट्स अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहला फैक्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उस पर टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं होता, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। और सेम फॉर इकोमोलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स इन सेम अमाउंट ऑफ सेम सॉल्वेंट। अगर हम सेम सॉल्वेंट लेते हैं, उसकी सेम अमाउंट लेते हैं डिफरेंट सोल्यूट्स के लिए, तो उसके लिए आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो सेम होगी। रिलेटिव लोअरिंग या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती। इस वजह से हम कोई भी सोल्यूट ले लें, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास सेम हैं 3-4 डिफरेंट सोल्यूट्स के लिए, और सेम सॉल्वेंट में हम उनको डिज़ोल्व कर रहे हैं, सेम अमाउंट ले रहे हैं सॉल्वेंट की, तो फिर आपके पास तीनों या चारों जो भी हमने सोल्यूट लिए हैं, जो भी उनके सोल्यूशन बनाए, उन सब के लिए जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू सेम आएगी। उसके बाद राउट्स लॉ इज़ क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। राउट्स लॉ को यूज़ करते हुए हम आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। राउट्स लॉ फॉर 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अच्छा, 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए अगर राउट्स लॉ को देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज़ प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पहले भी हमने डेफिनेशन देख ली कि जो 2 कंपोनेंट्स हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक सोल्यूशन बना है जिसमें हमारे पास A और B 2 कंपोनेंट थे, मीन के एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। ये पीछे जो हमने डेरिवेशन किया ना, यहाँ पे कुछ मैंने डायरेक्ट टर्म्स लिख दी थी, जैसे ये वाली चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी यकीनन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मोल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया तो फिर आपके पास ये आया कि P इज इक्वल टू P0 X1। P0 जो है ये कांस्टेंट है, और P0 जो है ये वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने ये वाली चीज़ लिखी, इसके लिए आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो यहाँ पे X2 बेसिकली हमने ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है इसके अंदर हम X1 की वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा यूनिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन X1 लिखा हुआ है। लेट्स सपोज हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन था, इस चैप्टर में हम बेसिकली बाइनरी सोल्यूशंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक 1 होगा एक 2 होगा, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें। X1 की वैल्यू आपने निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से X2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और X2 को दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस X2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस X2 जो है ये X1 की वैल्यू आ गई। X1 की जगह पे आप इस इक्वेशन के अंदर X1 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस X2। तो जब आप 1 माइनस X2 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, P इज इक्वल टू, बल्कि आप ऐसा करें कि ये इस इक्वेशन के अंदर आप X2 की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू P0, और P0 के बाद X1 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस X2। ठीक है, 1 माइनस X2 पुट करेंगे ना तो ये P0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P0 आ जाएगा, और माइनस X2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P0 X2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप इसको रीअरेंज कर लेंगे, P इज इक्वल टू P0 माइनस P0 X2, और आप ऐसा करेंगे कि P0 X2 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो P प्लस P0 X2 हो जाएगा।
बल्कि पी नॉट एक्स टी को ठीक है, इन दोनों को आप दोनों को रिप्लेस कर दें, यानी कि इस वाले को पी को दूसरी इधर ले आएँ और पी नॉट को इधर ले आएँ, तो फिर आपके पास आ जाएगा पी नॉट माइनस पी आ जाएगा, और दूसरी तरफ जाके पी नॉट एक्स टू जो है वो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में था, दूसरी तरफ प्लस में हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस में है, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो पी माइनस पी नॉट जो है ये जो चीज़ आपके पास आ गई है पी नॉट माइनस पी, इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसको हम डेल पी से शो करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में हमने यही लिखा डेल पी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद x2, या फिर हमने लिखा डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट x2। तो यकीनन अब आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला। फिर हमने इस ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज किया था, पी नॉट को दूसरी तरफ लेके आए थे, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके डिवाइड हो गया, डेल पी और पी नॉट इज इक्वल टू x2 और डेल पी और पी नॉट जो है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। अब नेक्स्ट देखते हैं राउट्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अब दो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं हमारे सॉल्यूशन में, दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है। एक कंपोनेंट के लिए आप राउट्स लॉ लिखेंगे तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और बी कंपोनेंट के लिए लिखेंगे तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। इसको हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, और वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। और पी नॉट बी और पी नॉट ए दोनों जो है यहाँ पे कांस्टेंट हैं, जो कि ए और बी के पेयर फॉर्म में वेपर प्रेशर्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मीन पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब आप क्या करेंगे, पी ए और पी बी वाली वैल्यू इस डाल्टन्स लॉ वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा पी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की, किसकी वैल्यू पुट की, पी नॉट ए माइनस, अच्छा इसको जो है ना डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया गया है, तो इसको वैसे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो इन वैल्यूज़ को जो है वो आप कर सकते हैं। मीन के हमने पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे पी टी इज़ इक्वल टू पी ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हम करेंगे पी नॉट ए एक्स ए, और फिर बी की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर प्लस पी बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी नॉट ए और पी नॉट बी को कॉमन ले लें, तो आपके पास जो है वो आ जाएगा यहाँ पे इसी इक्वेशन के बाद आप ये वाली इक्वेशन देख लें, तो आपके पास आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए इज इक्वल टू, अच्छा एक्स ए की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स बी की जगह पे पहले वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पीछे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट की थी, तो एक्स बी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स ए के साथ आप पी नॉट बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी, और फिर साथ में एक्स ए आ जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म जब आ जाएगी यहाँ पे और साथ में ये वाली इक्वेशन होगी, तो अब एक्स ए वाली एक ये टर्म आ गई और एक एक्स ए वाली ये वाली लास्ट वाली टर्म आ गई, दोनों में से आपने एक्स ए को कॉमन लिया, तो आपके पास आया एक्स ए बाहर आया, और यहाँ पे पी नॉट ए था ये, और फिर माइनस के साथ पी नॉट बी दूसरा आ गया, और साथ में एक्स ए बाहर आ गया, प्लस पी नॉट बी ये वाला जो बच गया था, ये प्लस पी नॉट बी साथ में आएगा। तो अब यकीनन आपको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी इक्वेशन को आप देखें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हम मैथमेटिकली इस तरह शो कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, एम जो है ये आपके पास एम एक्स प्लस सी, एम जो है स्लोप होती है, सी इंटरसेप्ट होता है, एक्स वाली टर्म को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वाई वाली टर्म को वाई एक्सिस पे, वाई वाली जगह पे आपके पास पी टी आ रहा है तो पी टी को आप वाई एक्सिस पे ले लेंगे मीन के टोटल प्रेशर को, और एक्स की जगह पे आप किस चीज़ को ले लेंगे, एक्स ए को ले लेंगे, मोल फ्रैक्शन को ले लेंगे, और सी इंटरसेप्ट है आपके पास, तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, मीन के वेपर प्रेशर हम यहाँ पे ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर ले लेंगे, दोनों कंपोनेंट का टोटल प्रेशर, मीन के यहाँ पे एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट का, और नीचे मोल फ्रैक्शन ए की भी लेंगे बी की भी लेंगे, दोनों कंपोनेंट की इस तरह लेंगे कि यहाँ पे एक एक्सट्रीम पे बी जो है वो 0 है और ए 100% है, और दूसरे एक्सट्रीम पे बी 100% है और ए जो है वो 0 है। आपको पता है कि कंसनट्रेशन के साथ या मोल फ्रैक्शन के साथ चूँकि वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, तो जैसे जैसे कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करती जाएगी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ करता जाएगा, मीन के मोल फ्रैक्शन के इंक्रीज़ करने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पे बी की जब कंसनट्रेशन 0 है तो वहाँ से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा वहाँ तक जहाँ पे बी की जो मोल फ्रैक्शन है वो 100% है। इसी तरह
ए के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे ए की जो कंसनट्रेशन है वो 0 है, तो इसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी और साथ साथ वेपर प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी और यहाँ पे जाके जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर शो किए हैं और यहाँ पे जो है हम दोनों कंपोनेंट को यहाँ से एक लाइन से हम जब मिलाएंगे इन दोनों को तो आपके पास जो है वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन याद रखें कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिफरेंट कंपोजिशन पे इस ग्राफ से हमें पता चलेगा। जैसे आप देखें तो यहाँ पे दोबारा मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप देखें तो 10 है ऊपर बी की मोल फ्रैक्शन और नीचे जो है इसी पॉइंट पे ए की 90 होगी। मीन के जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसमें 10% बी होगा और 90% ए होगा, तो उस वक्त इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। और जब नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे देख लें, जब 10% आपके पास ए हो और 90% बी हो तो उस वक्त मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन की ये होगी और कंपोनेंट की मोल जो वेपर प्रेशर है वो ऊपर जो लाइनें हैं वहाँ से आपको समझ आएगी कि कितना वेपर प्रेशर है। मीन के यहाँ से आप साइड पर ड्रा करके देखेंगे यहाँ से और कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम जर्नल ग्राफ शो कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई वैल्यूज़ मेंशन नहीं है, तो यकीनन आपको कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा। ओनली आइडियल सॉल्यूशन गिव स्ट्रेट लाइन, सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन ही स्ट्रेट लाइन देते हैं ग्राफ में। वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन, ये मैंने आपको पहले बता दिया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इंटरमीडिएट बिटवीन बोथ कंपोनेंट, ठीक है, दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से इंटरमीडिएट होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मीन के दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा नहीं होगा। आप देखें तो ना तो ये लाइन ऐसे जा रही है ना ऐसे जा रही है, मीन ना तो दोनों कंपोनेंट से कम है ना दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा है, बल्कि दोनों कंपोनेंट के दरमियान की कोई वैल्यू आ सकती है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इंटरमीडिएट बिटवीन पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, मीन के पेयर फॉर्म में जो हमारे पास दोनों कंपोनेंट हैं उनके वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू दोनों के दरमियान में आएगी। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, और दोनों कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर वो उनके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है। उसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम देखें तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो ओबे नहीं करते। आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के दौरान जो है डेल एच इज इक्वल टू 0 होता है, हीट मीन के इंथाल्पी चेंज जो है वो 0 के इक्वल होगा, और इनमें जो है इंथाल्पी चेंज 0 के इक्वल नहीं होता नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, मीन डेल वी जो है वो भी 0 के इक्वल होता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल वी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, मीन के कंपोनेंट का जो वॉल्यूम का सम है वो टोटल वॉल्यूम के इक्वल नहीं आता, ठीक है। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम इन द सॉल्यूशन जस्ट एज दे वर इन द प्योर फॉर्म, ये आइडियल सॉल्यूशन के केस में है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता। एग्जांपल्स की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हमारे पास बेंजीन और टोलुइन के सॉल्यूशन के एग्जांपल आ जाती है, बेंजीन और ईथर का सॉल्यूशन, इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड का सॉल्यूशन जो है ये सारे आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एथेनॉल वाटर सॉल्यूशन है, HCl वाटर सॉल्यूशन, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन में कुछ और भी एग्जांपल हैं, हमारे पास ये आ जाता है जी इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। मेथनॉल एंड एथेनॉल आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड ये पहले भी देख लिया, ये भी आपके पास जो है ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है, और इनमें जो है ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर साइज होता है एंड ऑलमोस्ट सेम पोलर नेचर। अब आपको अगर MCQs में कोई 2-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाए कि इनमें से आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, तो आप कंपेयर करेंगे कि अगर तो उनके मॉलिक्यूलर मैसेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, जैसे आप देखें यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 13 है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इनके मोलर मास में, तो इस वजह से ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आपको ये वाला पेयर दे दिया जाए तो आप देखें कि यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल 3 और 1 4 हैं, और यहाँ पे 4 और 1 5 और 1 6 हैं, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके मॉलिक्यूलर साइज़ का, तो इस वजह से ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात आ जाती है पोलर नेचर की, तो पोलर नेचर भी देखें, अब दोनों अल्कोहल हैं तो पोलर नेचर जो है वो इनकी सेम है, लेकिन अगर अल्कोहल के मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए तो फिर इनकी पोलर नेचर चेंज हो जाती है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउट्स लॉ, और दूसरे वो होते हैं जो राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो डेल एस और डेल जी हैं, मीन के चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है आइडियलिटी को मेजर करने के लिए। मीन के डेल एच और डेल जी की वैल्यू आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमें इन दोनों सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश नहीं करके बता सकती डेल एस और डेल जी की वैल्यू, और नॉट क्राइटेरिया फॉर आइडियलिटी फॉर बोथ। यूजुअली डेल एस जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, मीन पॉजिटिव होती है, एंड फॉर डेल जी इज लेस देन 0 मीन नेगेटिव होगी, दोनों सॉल्यूशन के केसेस में, आइडियल एंड नॉन आइडियल के केसेस में। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इन दोनों का डिफरेंस भी याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो वाले जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उनके लिए वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो हमेशा जो सम ऑफ
ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है उससे कम होगा, ठीक है। और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो हैं पार्टिकल के दरमियान सोल्यूशन में वो ग्रेटर होती हैं देन इन सेपरेट कंपोनेंट्स। सेपरेट कंपोनेंट में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो ज़्यादा कम होती हैं, और सोल्यूशन के अंदर जो हैं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा होती हैं। जब सॉल्यूशन के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को जो है वो स्ट्रांगली हेल्ड करके रखेंगे। जब उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हैं तो वो एक दूसरे को स्ट्रांगली हेल्ड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर क्यों कम होगा? मीन कि ये दो हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स से थे, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, दोनों के लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ड्रा किए हैं, दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली मीन के काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है इन दोनों ने। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ये कब ये प्रेशर लगाएंगे? जब ये यहाँ से इवेपोरेट होंगे, जब इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतनी स्ट्रांग है कि यहाँ से इनका निकलना ही मुश्किल है। तो इस वजह से जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, मीन के कम वेपर्स बनेंगे, कम प्रेशर लगाएंगे। और जो कंपोनेंट्स हैं उनके वेपर प्रेशर का सम जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? इसकी वजह यही थी कि सोल्यूशन के अंदर जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उनके जो दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो स्ट्रांग हैं एज़ कम्पेयर टू इन सेपरेट कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद अब इसी को आप रिलेट कर लें तो डेल एच जो है चेंज ऑफ इंथॉल्पी जो है वो लेस देन ज़ीरो होगी, हीट रिलीज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। ये भी अट्रैक्शन की फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा इस बारे में, आपको कंसेप्ट यकीनन क्लियर हो जाएगा। और चेंज इन वॉल्यूम भी लेस देन ज़ीरो होगा, वॉल्यूम जो है वो सोल्यूशन का कम हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपके पास ग्राफ आएगा, ये जो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ जाता है कि जो आपके पास राउट्स लॉ वाली लाइन थी, ये डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, उससे थोड़ा सा नीचे बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये आपके पास इसके ग्राफ बन गया। और उसके बाद इसके एग्जांपल्स आ जाती हैं CH3 एंड CH3COOH। ये जो है इसमें वान डेर वाल फोर्सेज हैं और इसमें भी वान डेर वाल फोर्सेज हैं, लेकिन जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी सोल्यूशन की फॉर्म में, तो इस वजह से जो है ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसके अलावा CHCl3 एंड C2H4NH2 ये भी इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा H2SO4 प्लस H2O स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का जो सोल्यूशन होता है ये भी आपके पास नेगेटिव डेविएशन शो करता है। दूसरी बात करें नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो इसमें आपके पास वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो सोल्यूशन में होंगी कंपोनेंट्स के दरमियान वो वीक होंगी एज़ कम्पेयर टू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन प्योर फॉर्म, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होंगी। और डेल एच की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो होगी, मीन के पॉजिटिव होगी, और डेल वी की वैल्यू भी ग्रेटर दैन जीरो होगी, मीन के वॉल्यूम जो होगा सोल्यूशन का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। और इसके लिए ग्राफ जो है वो आपके पास डॉटेड लाइन मीन के जो आइडियल लाइन है उससे थोड़ी सी ऊपर आएगी लाइन, मीन के दोनों कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है उससे वेपर प्रेशर सोल्यूशन का जो है वो ज़्यादा हो सकता है। एग्जांपल देखें तो वाटर और बेंजीन की एग्जांपल आ जाएगी इसमें, और मेथनॉल, और इसमें आपके पास C6H5 एनिलीन, नहीं टोलुइन की एग्जांपल आ जाएगी C6H5CH3, ठीक है। और इसके अलावा C2H5OH मिथाइल अल्कोहल और टोलुइन की एग्जांपल आ जाएगी जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो नेक्स्ट पेज पे हमने लिखा है जी आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है। आइडियल सॉल्यूशन को जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन को जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ बनाया हुआ है, वही सारी बात है जो आपको बता दी पीछे। बस आपने याद रखना है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर होते हैं कि किसी एक जो है स्पेसिफिक कंसनट्रेशन पे, मीन के ए और बी दोनों कंपोनेंट की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे इनका जो होता है ना वेपर प्रेशर वो दोनों कंपोनेंट्स से बढ़ जाता है, ठीक है, एक ख़ास कंपोजिशन पे। जैसे आप देखें कि बी की लेट्स सपोज कि ये 80% बी इसमें प्रेजेंट है सोल्यूशन की, इस ये जो सोल्यूशन की कंपोजिशन मैं बता रही हूँ स्पेसिफिक कंपोजिशन है, ठीक है, और इसमें जो है 20% ए प्रेजेंट है। तो ये 80-20 वाली जो परसेंटेज की कंपोजिशन है सोल्यूशन की, उस वक्त इसका वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप देखें तो ये वाली जो लाइन है सोल्यूशन की वो थोड़ी सी ऊपर है, और बाकी हर जगह पर जो है सोल्यूशन जो भी सोल्यूशन यहाँ पर बनेंगे, चाहे वो 70-30 वाला है, चाहे वो 60-40 वाला है, किसी भी कंपोजिशन वाला है, उनका वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा एज़ कम्पेयर टू प्योर फॉर्म,
ठीक है, कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, और बाकी एक ऐसी कंपोजिशन होगी जिस पे जो है उनका वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। ये हमारे पास होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ठीक है। और उसके बाद जियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल विद चेंज इन कंपोजिशन। मीन के ये जो एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है ना, इसको ये चेंज इन कंपोजिशन के साथ डिस्टिल नहीं होगा। मीन के अगर हम इस कंपोजिशन के सोल्यूशन को हम बॉयल करेंगे, मीन या बॉयल नहीं बल्कि हम कहेंगे हीट करेंगे, अगर हीट प्रोवाइड करते हैं ऐसे सोल्यूशन को, तो इसके जो वेपर्स बनेंगे ना, उन वेपर्स में भी यही रेशो रहेगी 80-20% वाली दोनों कंपोनेंट्स की। मीन के इसके वेपर्स में भी वही परसेंटेज होगी, और जो सोल्यूशन बाकी बच जाएगा, जो रेजिड्यू होगा, उसमें भी वही परसेंटेज होगी ए और बी कंपोनेंट की। मीन के ऐसे सॉल्यूशंस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ये, जिनकी कंपोजिशन फिक्स रहती है, और इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। इनको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कौन से लिक्विड होते हैं? ऐसे लिक्विड मिक्सचर होते हैं जो कि जिनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है विद चेंज इन टेम्परेचर, तो इनको जियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट कंपोजिशन, मीन कि उनका वेपर प्रेशर चेंज होगा, तो वेपर प्रेशर चेंज होगा तो उनकी कंपोजिशन वेपर्स में भी चेंज हो जाएगी, और जो रेजिड्यू हमारे पास सोल्यूशन का बच जाएगा उसमें भी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। वेपर्स एंड सोल्यूशन हैव डिफरेंट कंपोजिशन एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे वेपर और जो सोल्यूशन है उनकी कंपोजिशन जो है वो चेंज होगी, तो इस तरह से इनको सेपरेट किया जा सकता है। उसके बाद अच्छा जी, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, और इसमें आपके पास एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर के सोल्यूशन की आ जाती है। और इसमें आप ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया है, ये टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। और पहले जो है हम वेपर प्रेशर वाला ग्राफ ले रहे थे, तो ये उसके उलट हो जाएगा। जो ऊपर हमने ग्राफ लिया, अगर उसी को सेम उसी ग्राफ को अगर हम लें, यानी कि इस ग्राफ को अगर हम लें, तो ये ग्राफ वेपर प्रेशर की टर्म में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इन्वर्स रिलेशन होता है ना, तो वेपर प्रेशर की टर्म में ये ग्राफ ऊपर आ रहा है, तो टेम्परेचर की टर्म में हमारे पास यही वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कंपोजिशन का ये वाला ये इस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ए इज़ मोर वोलेटाइल, ठीक है। वो जो हमारा बाइनरी सोल्यूशन है उसमें ए जो है ये ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा वेपर्स में चेंज होगा, तो इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। और बी जो है वो लेस वोलेटाइल है, तो इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। मीन के ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, वेपर्स कम बनेंगे ना, तो ए के वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वो कम टेम्परेचर पे भी बॉयल हो जाएगा। फैक्ट्स अबाउट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कौन से हैं? जो कि नॉन आइडियल होते हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लें तो ये बाइनरी सोल्यूशंस होते हैं। बोथ कंपोनेंट्स मस्ट बी लिक्विड, दोनों कंपोनेंट का लिक्विड होना ज़रूरी है। फिक्स्ड कंपोजिशन होती है इनकी, जैसे मैंने 80-20 की एग्जाम्पल दी थी, या फिर 90-10 की एग्जाम्पल हो सकती है। और कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, इनकी कंपोजिशन फिक्स रहती है, और इनको कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स भी कहते हैं, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये पॉजिटिव लार्ज पॉजिटिव या लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउट्स लॉ। रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू रेशो ऑफ द मोल। अच्छा, इनकी जो मोल फ्रैक्शन होती है, मोल फ्रैक्शन की जो रेशो होती है कंपोनेंट के सोल्यूशन के अंदर, इक्वल होती है रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर्स। सॉल्यूशन और वेपर्स में मीन के उनकी कंपोजिशन फिक्स रहेगी, उनकी परसेंटेज फिक्स रहेगी, बेसिकली यही बात यहाँ पे बताई हुई है। फिर हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन को थोड़ा और डिटेल में देखना है। नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं। एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउट्स लॉ, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होते हैं ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउट्स लॉ। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो हैं इनको हम डिफाइन करें तो ये मिक्सचर होते हैं ऑफ टू लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन आइदर ऑफ इट्स बोथ कंपोनेंट्स। मीन के दोनों कंपोनेंट्स से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जिनको हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। इसमें आप एग्जांपल देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये आपके पास एग्जांपल है 95.6% एथेनॉल वाटर सिस्टम जो है, ये आपके पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, जो कि जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.1 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें अगर आप देखें तो एथेनॉल का 78.5 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट देखें, एथेनॉल का 78.5 और वाटर का 100 है, और सॉल्यूशन का कितना है 78.1। मीन के दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इनको हम कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, या फिर ऐसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स नॉट पॉसिबल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि इनकी कंपोजिशन फिक्स होती है, जैसे मैंने कहा कि 95.6% ही है। अगर
इससे आप इसकी कंपोजिशन को चेंज करेंगे तो वो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करेगा वो वाला सोल्यूशन, ठीक है, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नहीं होगा। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, ये एग्जांपल्स अच्छे से याद कीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट नहीं बल्कि नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है 72% कंपोजिशन वाला मेथड C3H7OH प्लस वाटर, ये जो सोल्यूशन है ये आपके पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 87.2 डिग्री सेल्सियस है और दोनों कंपोनेंट का 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का होता है, ये तो आपको पता है। C3H7OH का आपके पास होगा 97.2 डिग्री सेल्सियस जो अल्कोहल है, ठीक है। 67% कार्बन डाइसल्फाइड एंड ये आपके पास है जी एसीटोन, इन दोनों का जो है मिक्सचर जो है ये भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। कब? जब इसकी परसेंटेज 67% होगी और इसका बॉइलिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का होगा 37.2 डिग्री सेल्सियस और दोनों कंपोनेंट का सेपरेटली देखें तो CS2 का है 46.2 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का है 56.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद 7% इथाइल अल्कोहल एंड ये CHCl3, इन दोनों का आपके पास मिक्सचर जो है 7% अगर होगा तो फिर ये आपके पास होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का 59.3 डिग्री सेल्सियस है और कंपोनेंट का सेपरेटली यहाँ पे मेंशन है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद जी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जिनको हम कहते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ये मिक्सचर होते हैं दो लिक्विड के हुज बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर देन बोथ कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, इनको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। और 68% नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ये जो सोल्यूशन है 68% जो कंपोजिशन है उसका सोल्यूशन जो है ये बॉयल करता है एट 120.5 डिग्री सेल्सियस और 120.5 जो है ये वाटर और नाइट्रिक एसिड दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट जो नाइट्रिक एसिड का होता है वो 86 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का 100 होता है और दोनों को मिक्स करें अगर 68% कंपोजिशन के साथ तो फिर आपके पास 120.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो दोनों का उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। 20.3% अगर आपके पास HCl एंड वाटर सोल्यूशन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेल्सियस और दोनों से ज़्यादा है। HCl का -85 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का 100 होता है, ठीक है। 57% हाइड्रोजन आयोडाइड एंड वाटर का सोल्यूशन बनाएं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 127 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोजन आयोडाइड का -34 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन के दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा है तो ये आपके पास मिनिमम बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा जो कि सॉरी ये आपके पास होगा, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। उसके बाद 72% HCl4 एंड वाटर सोल्यूशन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 203 डिग्री सेल्सियस और कंपोजिशन 72% है और ये भी आपके पास नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला एजियोट्रॉप है। तो इनको अच्छे से याद कीजिए एग्जांपल्स को। सोल्युबिलिटी की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सब्सटेंस इन इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। सोल्युबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर, जब सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन के अंदर अपने सॉलिड सोल्यूट के साथ और वो वाला सोल्यूट जो कि सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो चुका है उसके साथ जो है इक्विलिब्रियम में होता है गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो उस वक्त जो उसकी सोल्यूट की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में होती है उसको हम उसकी सोल्युबिलिटी कहते हैं। मीन के हमने आपने जो है वो एक कोई बर्तन लिया, उसमें लिक्विड मीन के वाटर को फिल कर लिया और उसमें आपने जो है वो कोई एक पीस जो है वो किसी आयनिक कंपाउंड का डाल दिया। अब आयनिक कंपाउंड के इस पीस के ऊपर से जो है इसके आयंस जो हैं वो निकलते रहेंगे, वाटर में डिज़ोल्व होते रहेंगे, इसके आयंस जो हैं वो वाटर में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ जो है ये सॉलिड फॉर्म में भी पड़ा रहेगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके आयंस जो हैं वो इसकी सरफेस के ऊपर से निकल के वाटर के अंदर भी डिज़ोल्व हो रहे होंगे और दोबारा जो है वो वापस भी इसकी सरफेस के ऊपर क्रिस्टलाइज भी हो रहे होंगे। मीन के डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो उस वक्त सोल्यूट कितना सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो चुका है वही उसकी सोल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है। कितना मीन के हल हो चुका है गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सोल्युबिलिटी चेंज होगी। फार्मूला सोल्युबिलिटी का देखें तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई 100 सॉल्वेंट, सॉरी बटे के नीचे सॉल्वेंट आएगा। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी के एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए सैचुरेशन ही हो जाएगी ना, जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया तो इसका मतलब है सैचुरेशन हो गई है। मीन के मजीद सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं हो रहा, अगर मजीद हम डालेंगे भी सही तो वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा,
तो उस वक्त जो है वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो 100 ग्राम हमने सॉल्वेंट लिया और उसको सैचुरेट करने के लिए कितने ग्राम सोल्यूट के हमने ऐड किए, वही उस सोल्यूट की सोलिबिलिटी कहलाती है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, यहाँ पे डिसोल्यूशन और रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस दोनों हो रहे होते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन को प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं और इसका कोई यूनिट नहीं होता सोलिबिलिटी का, क्योंकि एक रिलेटिव टर्म है। ये दो सेम क्वांटिटीज़ की सोलिबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 35.7, इसका कोई यूनिट नहीं है। और NaCl की सोलिबिलिटी वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 35.7 है। और एक क्वेश्चन है कि वाटर जो है अगर आपके पास 10 ग्राम है और बेंजोइक एसिड 0.5 ग्राम है, ये आपके पास सोल्यूट है और सोलिबिलिटी आपने फाइंड करनी है, तो 0.5 बाई 10 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो सोलिबिलिटी इस सोल्यूशन की 5 आ जाएगी। उसके बाद है जी मोनोसोलिबिलिटी, एक टर्म है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल्स रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 1 लीटर सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मोनोसोलिबिलिटी। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1 लीटर सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए जितनी अमाउंट सोल्यूट की रिक्वायर्ड होती है मोल्स के अंदर, उसको हम मोनोसोलिबिलिटी कहते हैं। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी को फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सबसे पहले हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, फिर उसको फिल्टर कर लेंगे, फिर उसकी इवेपोरेशन करवाएंगे अ नॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड कॉल्ड रेजिडुअल सोल्यूट कलेक्ट। फिर हम उसको इवेपोरेट करवाएंगे तो लिक्विड जो है वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा और रेजिडुअल सोल्यूट जो है वहाँ पे बच जाएगा और उसको हम मीन के सॉलिड स्टेट में उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। फ्रॉम मैस ऑफ रेजिड्यू एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन सोलिबिलिटी कैन बी मेजर्ड। और वो जो रेजिड्यू बचा, जो सोल्यूट बचा, उसके मैस से और जो वॉल्यूम सोल्यूशन का इवेपोरेट कर गया उसके वॉल्यूम से हम सोलिबिलिटी को फाइंड करेंगे फार्मूला यूज़ करके। सोलिबिलिटी कर्व्स की बात करें तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, दीज आर कॉल्ड सोलिबिलिटी कर्व्स। सोलिबिलिटी कर्व्स की टाइप की बात करें तो टाइप्स ऑफ सोलिबिलिटी कर्व्स दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक कंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व्स होती हैं और एक होती हैं डिसकंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व्स। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो सोल्यूट्स होते हैं जिनको हम वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर जब डिसॉल्व करते हैं तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी सोलिबिलिटी बढ़ती जाती है, तो वो कंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व देते हैं। या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनको हम वाटर या सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सोलिबिलिटी कम होती जाती है, तो वो भी हमारे पास कंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व देंगे। ठीक है, तो जिनकी सोलिबिलिटी बढ़ती है वो इंक्रीजिंग सोलिबिलिटी कर्व देंगे कंटिन्यूअस वाली। ठीक है, और जिनकी कम होती है टेम्परेचर के साथ वो डिक्रीजिंग सोलिबिलिटी कर्व देंगे, मीन कंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व। और डिसकंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व कब आती है? जब हम किसी एक सब्सटेंस को अपने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर के चेंज होने से वहाँ पे उसकी जो सोलिबिलिटी है वो सोलिबिलिटी की कर्व में कुछ ब्रेक्स आ जाती हैं, मीन के वहाँ पे फेस चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व में देखें तो स्मूथ कर्व आती है आपके पास और इसमें जो है कोई शार्प ब्रेक नहीं आती, ब्रेक पॉइंट्स नहीं आते। और इसमें आपके पास एक आती है इंक्रीजिंग सोलिबिलिटी कर्व, मीन के ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है वो इंक्रीजिंग सोलिबिलिटी कर्व देते हैं। इनमें डिसोल्यूशन जो प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होता है, मीन टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ती है। इसमें एग्जांपल आपके पास KClO3, K2Cr2O7, PbNO3 ट्वाइस, CaCl2, KCl और NaCl जो है इसके एग्जांपल आ जाती हैं। लेकिन NaCl जो है ये थोड़ा बॉर्डर लाइन केस है, क्योंकि NaCl की सोलिबिलिटी टेम्परेचर पे इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सोलिबिलिटी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती। ठीक है, NaNO3 भी इसमें एग्जांपल आ जाती है, KNO3 भी आ जाती है। ये इंक्रीजिंग सोलिबिलिटी कर्व देते हैं, मीन के ये ऐसे साल्ट्स हैं जिनकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है और टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी हो जाती है इनकी डिसोल्यूशन के दौरान। कॉपर सल्फेट भी इसके एग्जाम्पल है, CuSO4 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी सोलिबिलिटी 14.3 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर होती है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 75.4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर होती है। उसके बाद डिक्रीजिंग सोलिबिलिटी कर्व्स की बात करें तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम वाटर या लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग सोलिबिलिटी कर्व्स देंगे और टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती है। सीजियम सल्फेट आ जाती है इसमें एग्जाम्पल, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है और उसके बाद 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोलिबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। ये आगे ग्राफ आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। लिथियम कार्बोनेट और लिथियम सल्फेट जो है ये भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, डिक्रीजिंग सोलिबिलिटी कर्व शो करने वाले सब्सटेंसेस। और इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिलाते हैं तो सोल्यूशन बनता है और हीट यहाँ से इवॉल्व होती है। ठीक है, और ऊपर वाले केस में सोल्यूट सॉल्वेंट और हीट को मिलाएंगे तो फिर हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, मीन कि यहाँ पे हीट जो है एज अ प्रोडक्ट आएगी और ऊपर वाले केस में जहाँ पे इंक्रीजिंग सोलिबिलिटी कर्व है वहाँ पे हीट एज अ रिएक्टेंट हम लिखेंगे जब इक्वेशन में लिखेंगे। तो डिसकंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व्स की बात करें तो ये स्मूथ नहीं होती ये वाली कर्व्स और ये सडन ब्रेक्स शो करती हैं ड्यू टू सडन चेंज इन सोलिबिलिटीज़, क्योंकि अचानक इनमें सोलिबिलिटी का चेंज आता है। Na2SO4.10H2O सोडियम सल्फेट की एग्जाम्पल ले लें, कैल्शियम
कैल्शियम क्लोराइड के एग्जांपल ले लें, ये जो है ये इनकी जो सोलिबिलिटी कर्व होती हैं ये डिसकंटिन्यूअस होती हैं। एक न्यू फेज़ अपीयर हो जाता है कुछ टेम्परेचर के बाद एक ब्रेक पॉइंट के ऊपर, और ब्रेक के बाद जो है न्यू कर्व जो होती है वो न्यू फेज़ के लिए होती है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो चेंज हो रही होती है बेसिकली इनमें। दीज आर कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सोलिबिलिटी कर्व्स, मीन कि ये जो सोलिबिलिटी कर्व्स हैं डिसकंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व, ये एक सोलिबिलिटी कर्व नहीं होती, ये बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा सोलिबिलिटी कर्व्स का कॉम्बिनेशन होती हैं, ठीक है। एग्जांपल अब आप यहाँ से देखें ना, इसमें तो ये कंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व वाला ग्राफ है और ये आपके पास डिसकंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व वाला ग्राफ है। कंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व वाले ग्राफ में अगर आप देखें तो NaNO3 बिल्कुल टेम्परेचर के यहाँ पे टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी सोलिबिलिटी भी बढ़ रही है। कैल्शियम क्लोराइड की भी इसी तरह बढ़ रही है, और लेड नाइट्रेट की भी बढ़ रही है, पोटाशियम क्लोराइड की भी बढ़ रही है। NaCl की इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, बस थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज आता है। और K2Cr2O7 की भी बढ़ रही है, KClO3 की भी बढ़ रही है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखने वाली बात यह है कि सीजियम सल्फेट जो है इसकी सोलिबिलिटी जो है पहले कम होती है और फिर जो है वो कांस्टेंट हो जाती है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब नेक्स्ट देखें डिसकंटिन्यूअस सोलिबिलिटी वाली कर्व देखें तो इसमें आपके पास ये एक कर्व जो है वो 3 कर्व का मजमूआ है यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड के केस में देखें तो पहले उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 6 है, जब जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर गया, CaCl2.4H2O आ गया, यानी कि न्यू फेज़ आ गया। उसके लिए सोलिबिलिटी की कर्व ये होगी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ साथ। फिर मजीद जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, CaCl2.2H2 आ गया, तो इसके लिए फिर सोलिबिलिटी की कर्व ये, मीन कि यहाँ पे 3 फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये 3 सोलिबिलिटी कर्व्स हैं। और नेक्स्ट जो है सोडियम सल्फेट की बात करें, डेकाहाइड्रेट के लिए ये है, और फिर जो है आपके पास सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल जो है यहाँ से निकल जाएंगे तो सोडियम सल्फेट बच जाएगा, जिसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे 2 सोलिबिलिटी कर्व्स हैं बेसिकली। तो ब्रेक पॉइंट के बाद जो है एक फेज़ चेंज हो जाता है यहाँ पे, और जो न्यू सोलिबिलिटी जो नेक्स्ट सोलिबिलिटी कर्व होती है वो न्यू फेज़ के लिए होती है। इसमें 3 फेजेस हैं और इसमें 2 फेजेस हैं, ठीक है। तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सॉल्यूशन 1 by 1 ऑन कूलिंग। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तो हम बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हम सेपरेट करते हैं लिक्विड के मिक्सचर को, और इसमें जो है हम सॉलिड सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, ठीक है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम केमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। सोलिबिलिटी जो है डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, तो इसी प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं बेसिकली। यहाँ पे इसी के बेसिस पे सेपरेशन होगी। सोलिबिलिटी ऑफ KNO3 चेंजेस रैपिडली एंड सोलिबिलिटी ऑफ KCl एंड KBr एलानिन चेंजेस ग्रेजुअली, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है सोलिबिलिटी के बेसिस पे जो है सेपरेट करना ईजी जाता है। सोल्यूट मस्ट बी लेस सोल्यूबल इन सॉल्वेंट देन इम्प्योरिटीज़। अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट जो है वो इम्प्योरिटीज़ की निस्बत लेस सोल्यूबल है, तो फिर क्या होगा कि सोल्यूट अगर लेस सोल्यूबल है तो फिर हम जैसे ही कूलिंग करेंगे तो वो कम सोल्यूबल था, जो चीज़ कम सोल्यूबल होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा, और इम्प्योरिटीज़ जो है वो सोल्यूशन के अंदर रह जाएंगी क्योंकि वो ज़्यादा सोल्यूबल थी। उसके बाद है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं और नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती। ये हमारे पास 4 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं: लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मैटिक प्रेशर। सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो इसको हमने राउट्स लॉ में बहुत अच्छे से काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया है, और इसके लिए ये आपके पास जो है वो फार्मूला आ जाता है। मीन कि इस फार्मूले के ज़रिए हम मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं। M2 = P0/P × W2 M1/W1। इसलिए इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इसमें से जस्ट ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद है मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा याद रखें कि जब भी हमारे पास कोई लिक्विड है, लेट्स सपोज वाटर है, वाटर का जो हमारे पास होगा बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर हम वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डाल देते हैं, ठीक है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, कोई लिक्विड कब बॉयल करता है, जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाता है। मीन कि हमारे पास यहाँ पे वाटर है और वाटर को हम हीट प्रोवाइड करेंगे। जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसके ऊपर से अगर हम ढक्कन बंद कर दें इस बर्तन का, तो इसके वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे। वेपर जो है सरफेस से निकल के ऊपर जमा होते जाएंगे, और यहाँ पे वेपर जो है वो प्रेशर लगाएंगे ऊपर, और जब इनका प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाएगा तो फिर ये वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा। अब इस केस में आप देखें तो इसमें हमने प्योर वाटर लिया, ठीक है, तो इसमें प्योर वाटर में सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे सरफेस के ऊपर, कोई भी इम्प्योरिटी यहाँ पे नहीं है, कोई भी सोल्यूट
सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं है। तो अब जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और जब हम ऐसा करें कि इसी वाटर के अंदर कोई सोल्यूट ऐड करके और फिर जो है इसमें सोल्यूशन बना लें, तो अब कहीं कहीं जो है वो सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए। सोल्यूट जो है वो शर्त है कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, तो वो तो वेपर्स में चेंज होगा नहीं। तो अब आप देखें तो सरफेस के ऊपर से वाटर के मॉलिक्यूल कम एवेपोरेट होंगे, कम वेपर प्रेशर लगाएंगे, उन्हें जो है एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए उनका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल बहुत देर से होगा, क्योंकि वेपर्स भी कम बन रहे हैं और प्रेशर भी कम लगा रहे हैं। तो इस वजह से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर देने पर ये वाटर बॉयल करेगा। लेट्स सपोज कि 110 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर अब बॉयल करेगा जब उसमें हमने कोई सोल्यूट ऐड कर दिया। तो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करने पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे जो हम टर्म पढ़ रहे हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी थी। इट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज़ डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट लिया और उसमें 1 मोल हमने सोल्यूट का ऐड किया, तो उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है उसी को हम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट से शो करते हैं। और इसको KB से शो करते हैं, स्मॉल b से, और B को हम थोड़ा सा बेस में नीचे करके लिखते हैं। 1 मोल यूरिया या 1 मोल सुक्रोज का या 1 मोल ग्लूकोज का अगर 1 kg वाटर में ऐड करते हैं तो KB की वैल्यू 0.52 डिग्री सेल्सियस होती है। मीन कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। 1 मोल ले रहे हैं सबका, तो सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इस वजह से इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू भी वाटर के लिए 0.52 डिग्री सेल्सियस तीनों सोल्यूशन के लिए इक्वल होगी। यूरिया सोल्यूशन, सुक्रोज सोल्यूशन एंड ग्लूकोज सोल्यूशन। फॉर 0.1 मोलर सोल्यूशन, अगर 1 की बजाय 0.1 मोलर सोल्यूशन कर लें तो फिर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो आपके पास 0.052 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी KB की वैल्यू, KB फॉर वाटर। मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना होता है व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जब हम 1 मोल सोल्यूट का ऐड कर रहे हैं तो उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट फिर कम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए जो KF की वैल्यू है, मीन के वाटर के लिए जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो होती है 1.86 डिग्री सेल्सियस, और अगर हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन होगा तो 0.186 डिग्री सेल्सियस होगी KF की वैल्यू फॉर वाटर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ΔTB से शो करते हैं। इसके लिए आप ग्राफ देखें तो ग्राफ में हमने यहाँ पे लिया वेपर प्रेशर और इस साइड पे हमने लिया टेम्परेचर। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो प्योर सॉल्वेंट के लिए जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और फिर एक एक्सटर्नल प्रेशर P0 जो है ये वो प्रेशर है जिस पे जो है इसने जाके बॉयल कर जाना है लिक्विड ने, ठीक है। मीन इसका वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल होगा तो ये बॉयल करेगा। सोल्यूशन के केस में बात करें तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है ड्यू टू नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, ठीक है। तो उस सॉल्वेंट के अंदर हमने सोल्यूट डाला और सोल्यूशन बना लिया, तो सोल्यूशन की कर्व नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर कम हुआ है। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। किस तरह बढ़ेगा? ये एक्सटर्नल प्रेशर है, इस प्रेशर के इक्वल जब होगा इन दोनों का प्रेशर सॉल्वेंट और सोल्यूट का, तब जो है ये बॉयल करेंगे। अब आप देखें एक्सटर्नल प्रेशर पे कब जाके आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है उसकी इक्वल हो रहा है, कौन से टेम्परेचर पे? इस टेम्परेचर को हम कह रहे हैं T1, और इसकी इक्वल सॉल्यूशन का कब हो रहा है? T2 टेम्परेचर पे। मीन के T2 टेम्परेचर जो है T1 टेम्परेचर से बड़ा है, मीन के सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है। इन दोनों टेम्परेचर का आप डिफरेंस ले लें तो उसे हम ΔTB कहते हैं, जो कि है आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है सोल्यूट की अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी तो आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ΔTB जो है, जो आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन के कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए आप इक्वेशन लिखेंगे तो ΔTB इज इक्वल टू KB कांस्टेंट, यानी कि जिसको हमने क्या कहा था, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोलैलिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो इसी इक्वेशन को हम फिर फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो आपके पास आ गया था जी मोलैलिटी का फार्मूला हम बेसिकली वहाँ पे पुट करेंगे। मोलैलिटी आपके पास होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करके लिखा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो ये आ गया, और इसको फिर फर्दर अब kg था तो ग्राम्स में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, 1000 ऊपर चले जाएगा तो फर्दर हमारे पास जो है वो इसकी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी मोलैलिटी की, और फिर ΔTB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई मोलैलिटी था तो मोलैलिटी की वैल्यू जहाँ पे पुट कर दी, फिर इसको फर्दर आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी जिससे हम सोल्यूट के मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता हो, आपको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, और जो आपके पास सोल्यूट है उसके मास का पता हो, आप
आपको सॉल्वेंट के मैस का पता हो तो इस फार्मूले से आप सोल्यूट का मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं। डेल टी बी जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं बाय लैंड्सबर्गर मेथड से। अपरेटस याद रखें, अपरेटस इसका आपको यहाँ पे डायग्राम भी मैंने बना दिया, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये लैंड्सबर्गर्स मेथड का जो है वो आपके पास डायग्राम है। और इसमें अपरेटस में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ये आउटर ट्यूब आ जाती है, ठीक है, ये आउटर ट्यूब है ये वाली। और आउटर ट्यूब के बाद जो है इसके अंदर ये जो दूसरे नंबर पे है ये आपके पास एक इनर ट्यूब है, और इसके अंदर एक साइड पे एक होल है, यहाँ से वेपर्स ने बाहर आना है। इस ट्यूब को हमने अंदर से जो है वो कनेक्ट किया है इधर से एक वेजल के साथ, जहाँ से जो प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर्स यहाँ पे आएंगे, रोज़ हेड के ज़रिए बाहर आएंगे, और यहाँ से जो है ये इसको जो हमारा जो भी यहाँ पे सोल्यूशन है उसको हीट अप करेंगे। यहाँ पे एक थर्मोमीटर भी लगाया हुआ है, इस थर्मोमीटर ये स्पेशल किस्म का थर्मोमीटर है, बैकमैन्स थर्मोमीटर, ठीक है। ये सिंपल सा ऑपरेटस था, इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम देखें तो ऑपरेटस को मैं बता देती हूँ। इनर बॉइलिंग ग्रेजुएटेड ट्यूब है जिसमें एक सुराख भी है एक साइड पे, और बॉइलिंग फ्लास्क जो है वो वेपर सेंड करेगी प्योर सॉल्वेंट के इनर ट्यूब के अंदर, ताकि जो है रोज़ हेड के थ्रू ताकि हम अपने सोल्यूशन को हीटअप कर सकें और मीन उसे बॉयल करवा सकें। एक आउटर ट्यूब है और एक बैकमेन्स थर्मोमीटर है जो कि रीड कर सकता है अप टू 0.01 केल्विन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेसिकली आपने ये नेम याद रखना है कि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लैंड्सबर्गर मेथड से मेजर कर सकते हैं, और इसमें जो थर्मोमीटर यूज़ होता है वो बैकमैन्स थर्मोमीटर होता है, और उसकी रीडिंग कहाँ तक वो मेजरमेंट कर सकता है 0.01 केल्विन टेम्परेचर तक। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ से शो करते हैं। एट फ्रीजिंग पॉइंट सॉलिड एंड लिक्विड फेज हैव सेम वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर सॉलिड और लिक्विड फेजेस का वेपर प्रेशर सेम होता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड और वेपर्स जो है दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड मीन के बॉइलिंग पॉइंट पे गैशियस फेज और लिक्विड फेज दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड फेज और लिक्विड फेज आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है। पॉइंट बी जो है यहाँ पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है। यहाँ पे ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे आप देखें तो ये वाली कर्व जो है वो सॉलिड सॉल्वेंट की है, ये ऊपर वाली कर्व प्योर सॉल्वेंट की है, और ये नीचे वाली कर्व जो है वो सोल्यूशन की है। पॉइंट बी पे आप देखें तो पॉइंट बी पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट दिस टेम्परेचर प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम। ये प्योर लिक्विड सॉल्वेंट और ये सॉलिड सॉल्वेंट दोनों इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम पे हैं, T1 पे, ठीक है। और जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट T2 टेम्परेचर पे, इस पे सोल्यूशन और जो आपके पास सॉलिड सॉल्वेंट है वो दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है, ये इस प्रेशर पे, ठीक है। तो T2 और T1 का डिफरेंस लेंगे। पॉइंट ई पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और इस टेम्परेचर के ऊपर सोल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट जो है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। डेल टी एफ जो है वो इक्वल होगा, अब डेल टी एफ क्या है, T1 माइनस T2 करेंगे। T1 ज़्यादा टेम्परेचर था, T1 कम था, इसका डिफरेंस लेंगे, डेल टी एफ होगा मीन के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल टी एफ भी उसी तरह मोलैलिटी के डायरेक्टली रिलेटेड है, और फिर कांस्टेंट लगाएंगे तो के एफ जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसके लिए आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। डेरिवेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पीछे मैंने डेरिवेशन इसलिए करवा दी थी ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाए कि मोलैलिटी का फार्मूला पुट करके किस तरह से रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे अब आपको समझ आ गई तो मोलैलिटी का फार्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे डायरेक्टली कर लें। M2 इज इक्वल टू के एफ ओवर डेल टी एफ मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 ओवर W1। जहाँ पे वहाँ उस केस में आपके पास ऊपर के बी था और नीचे डेल टी बी था, यहाँ पे के एफ ओवर डेल टी एफ है, बाकी फार्मूला सेम है, और यहाँ से हम इस इक्वेशन के जरिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज मेजर्ड बाय बैकमैन्स मेथड। बैकमैन्स मेथड के जरिए हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लैंड्सबर्गर मेथड से मेजर करते थे। अपरेटस देखें तो फ्रीजिंग ट्यूब होती है एक, जिसकी एक साइड आर्म होती है, इसके अंदर बैकमैन थर्मोमीटर फिट किया हुआ होता है, एक स्टिरर भी इसी के अंदर फिट किया हुआ होता है, और सॉल्वेंट या सोल्यूशन को उसके अंदर फिल करते हैं। एक आउटर ट्यूब होती है, एयर जैकेट होती है दोनों ट्यूब्स के दरमियान, बिटवीन बोथ ट्यूब्स फॉर स्लोअर एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग। और जो एयर जैकेट है मीन के जो भी वहाँ पे हमने कोई चीज़ नहीं रखी हुई, जस्ट जो है वो हवा है, तो उसका काम ये है कि स्लो और यूनिफॉर्म रेट कूलिंग हो, ठीक है। एंड आउटर वेजल हैविंग फ्रीजिंग मिक्सचर, एक बाहर की एक बड़ी वेजल होती है जिसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। ये ऑपरेटस है, ऑपरेटस को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये एक फ्रीजिंग ट्यूब है ये वाली, जिसकी एक साइड आर्म है और इसके अंदर थर्मामीटर और बैकमैन थर्मामीटर और स्टिरर फिट किया हुआ है। और बाहर आप देखें तो ये एक बाहर इसके ट्यूब है, और इस ट्यूब और अंदर वाली ट्यूब दोनों के दरमियान एयर जैकेट है। ये आउटर ट्यूब है, ये इनर ट्यूब थी, और बाहर जो है एक आउटर वेजल है, इस आउटर वेजल के अंदर जो है वो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है।
उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। एंटी फ्रीज़ बनाए जाते हैं और फ्रीजिंग मिक्सचर बनाया जाता है इन दोनों जो हमारे हम कह लेंगे प्रोसेसेस को यूज़ करके। एंटी फ्रीज़ इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये एक एंटी फ्रीज़ है और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये कम्प्लीटली मिसिबल है विद वाटर, ये एक नॉन वोलेटाइल है और इट प्रिवेंट फ्रीजिंग इन आउटर रेडिएटर्स, ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। अच्छा, इसका काम ये है कि ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में ये प्रिवेंट करता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन विंटर एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर इन समर। ये इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो सर्दियों में पानी को जमने नहीं देता गाड़ियों के रेडिएटर्स के अंदर, और गर्मियों में पानी को जो है वो बॉयल नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक नॉन वोलेटाइल और मिसिबल लिक्विड है विद वाटर। उसके बाद फ्रीजिंग मिक्सचर की बात करें तो NaCl या KNO3 जो है ये कम कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दिस मिक्सचर इज़ यूज्ड एज फ्रीजिंग मिक्सचर इन एन आइसक्रीम मशीन। आइसक्रीम मशीन में ये फ्रीजिंग मिक्सचर के तौर पे एक्ट करते हैं। मीन के ये जो सोल्यूशन बन जाता है वाटर के अंदर KNO3 या NaCl का, जो हमने पास्ट पेपर वाले क्वेश्चन में भी देखा कि आइसक्रीम में जो है वो एक्सेसिव कूलिंग होती है, तो वो इसी मिक्सचर की वजह से होती है एक्स्ट्रा कूलिंग, और इसमें जो है नेगेटिव टेम्परेचर चला जाता है। मीन के जो आइस है वो उसका वैसे तो हम देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस जो है वो होगी, लेकिन अब आइस को बनने के लिए जो है माइनस में टेम्परेचर चाहिए, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन। द इंथैल्पी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट चेंज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हम जो है वो 1 मोल सब्सटेंस को गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो हीट चेंज आएगा उसी को हम इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कहेंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन को del HSOL डॉट से शो करेंगे। इट इज़ हीट ऑफ सोल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन ये हीट ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगी, मीन के जो हमारे पास सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा पतला सोल्यूशन होगा, उसमें सोल्यूट की अमाउंट ना होने के बराबर होगी, बहुत कम होगी। एग्जांपल देखें तो 1 मोल ऑफ NaCl प्लस 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो इसमें हमारे पास जो है ये इसकी जो इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है 2.008 किलो जूल है। KNO3 प्लस वाटर, इसमें जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लिथियम क्लोराइड और वाटर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज़ नेगेटिव व्हेन H ऑफ सोल्यूशन इज़ लेस देन H ऑफ कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट की जो हीट कंटेंट है वो ज़्यादा है और सोल्यूशन का हीट कंटेंट कम है तो फिर del HS जो है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। और इंथैल्पी चेंज फॉर सोल्यूशन पॉजिटिव कब होगा? जब आपके पास सोल्यूशन की इंथैल्पी जो है वो ग्रेटर है देन कंपोनेंट्स इंथैल्पी। हीट्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ सम आयनिक सॉलिड्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आयनिक सॉलिड्स के लिए हीट ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे यहाँ पे गिवन है, इनको याद कर लीजिएगा। NaCl के लिए 4.98 है, NH4NO3 के लिए 26, KCl 17.8, पोटाशियम आयोडाइड 21.4। अपॉन फर्दर डाइल्यूशन ऑफ NaCl सोल्यूशन हीट चेंज अकर। अगर मज़ीद हम डाइल्यूशन करते हैं तो फिर हीट चेंज होना स्टार्ट होती है और फिर दिस हीट ऑफ डाइल्यूशन स्लोली डिक्रीजेज, और फिर मज़ीद डाइल्यूट करते जाएँ, मीन पानी और ऐड करते जाएँ, तो फिर हीट चेंज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी हीट चेंज। एंड फाइनली नो फर्दर हीट चेंज अकर, मज़ीद फिर हीट कोई चेंज नहीं होगी, तो वो वाली डाइल्यूशन जिसके ऊपर हीट चेंज कांस्टेंट हो गई है। दिस अकर्स व्हेन 800 to 1000 मोल्स ऑफ वाटर आर टू 1 मोल ऑफ सोल्यूट। ये तब होगा जब हमारे पास वाटर के 800 to 1000 मोल्स हों और हमारा जो सोल्यूट है उसका 1 मोल हो, तो उस वक्त जो है हम कह सकते हैं कि NaCl जो है वो उसका इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन बन गया है। This stage is called infinite dilution and value of heat of solution gives strength of forces between components of a solution. Heat of solution की जो वैल्यू होती है उससे हमें strength of forces का पता चलता है between component of solution. Hydration of ions की बात करें तो during hydration pH is not change. Hydration एक ऐसा process होता है जिसमें pH का change नहीं होता। Hydration, अच्छा शानकल आप जहाँ पे भी आ जाए TION, तो आप याद रखिएगा कि वो कोई फिजिकल प्रोसेस होगा, केमिकल प्रोसेस नहीं होगा। मीन के एक फ़िज़िकल मिक्सिंग हो सकती है, जैसे कि आप कह लें डाइल्यूशन कह लें, डिसोल्यूशन कह लें, इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन कह लें, तो ये सारे फिजिकल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, और अगर आप कहीं पे टर्म आ जाती है LYSIS, लाइसिस का वर्ड आ जाए या लिसिस का वर्ड आ जाए, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस भी जिसे पढ़ते हैं हम लोग, और इलेक्ट्रोलिसिस और
हाइड्रोलिसिस वगैरह, तो वहाँ पे जो है वो केमिकल चेंज आ रही होती है। तो शन का वर्ड फिजिकल चेंज के लिए और लाइसिस का वर्ड जो है ये केमिकल चेंज के लिए होता है। 2 स्टेप्स होते हैं हाइड्रेशन ऑफ आइंस के। हाइड्रेशन ऑफ आइंस के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लेटिस, मीन कि जो हमारा आयनिक कंपाउंड है उसकी जो क्रिस्टल लेटिस है वो ब्रेक होगी और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसे हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। और दूसरा जो है डिसोल्यूशन का प्रोसेस या सॉल्वेशन ऑफ आइंस का प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसे हीट ऑफ हाइड्रोशन या हीट ऑफ सॉल्वेशन कहते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस जो है वो फिर इन दोनों का डिफरेंस होगी। आयनिक साइज़ एंड हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो वो वाले आयंस जिनका साइज़ ज़्यादा होता है उनकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। जैसे हम कैटाइन और एनाइन को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो एनाइन का साइज़ ज़्यादा होता है तो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। कैटाइन का साइज़ कम होता है तो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और कैटाइन को कैटाइन से भी कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट साइज़ के, और एनाइन को एनाइन से भी कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेटर आयनिक चार्ज ग्रेटर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी। इन दोनों का आयनिक चार्ज और हाइड्रेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, आयनिक साइज़ और हाइड्रेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। एनाइंस हैव लोअर चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू लार्जर साइज एज कम्पेयर टू कैटाइन। तो इस पॉइंट से आपको समझ आ जाएगी कि एनाइन जो है उनका साइज़ ज़्यादा होता है तो उनका जो चार्ज डेंसिटी होती है, मीन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वो कम होता है, और कैटाइन का इसके अपोजिट होता है। कॉपर सल्फेट .5H2O की बात करें, अब कैटाइन और एनाइन को जो हमने ऊपर इस पॉइंट से एक्सप्लेन किया है इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। कॉपर सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो इसके जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच्ड होते हैं विद कैटाइन Cu2 पॉजिटिव आयन, और 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है ये SO4 नेगेटिव आयन के साथ अटैच होता है। मीन के कैटाइन के साथ ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, एनाइन के साथ कम है। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी की अब आपको ज़्यादा समझ आई होगी। हाइड्रेट्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं कंटेनिंग केमिकली कंबाइंड वाटर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा, हम ऐसा करें कि किसी जो है वो सब्सटेंस को, किसी सोल्यूट को हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें, स्पेसिफिकली जैसे कॉपर सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व करें, वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व करें और फिर सोल्यूशन बना लें और उस सोल्यूशन को फिर हम इवेपोरेट करना शुरू कर दें, तो सोल्यूशन में से सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा मैक्सिमम, और कुछ जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस सोल्यूट के साथ जो है वो केमिकली बॉन्ड बना लेंगे और उसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये जो सोल्यूट के कुछ सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स जो है सोल्यूट के साथ केमिकली बॉन्ड बना के अटैच हो जाते हैं, इनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट मीन वाटर। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कंटेनिंग केमिकली कंबाइंड वाटर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड हाइड्रेट्स। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और सोडियम सल्फेट में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट एंड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। प्रिपरेशन बाय अच्छा, इनकी प्रिपरेशन बात करें तो हम एवेपोरेट करते हैं इनके एक्वस सोल्यूशन को। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ओनली न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड कोई टूटेंगे नहीं। साल्ट, एसिड, बेसिस और बाकी एलिमेंट्स भी ये हाइड्रेट्स बना सकते हैं। उसके बाद है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर अटैच्ड विद कंपाउंड व्हेन क्रिस्टलाइज फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाली जी एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड की है। इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, बेरियम क्लोराइड में 2, मैग्नीशियम क्लोराइड में 6, सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मैग्नीशियम सल्फेट में 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसे इप्सम साल्ट भी कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट जिसे जिप्सम भी कहते हैं, इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और सोडियम Na2B4O7.10H2O बोरेक्स, इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस, लाइसिस का वर्ड आ गया, इसका मतलब है ये एक केमिकल चेंज होगा। यहाँ पे केमिकल कम्बिनेशन ऑफ वाटर विद सोल्यूट इज कॉल्ड। केमिकली वाटर जब सोल्यूट के साथ कंबाइन करता है, मीन के जस्ट मिक्सिंग नहीं हो रही बल्कि वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है, बॉन्ड मेकिंग भी हो रही है, तो इसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। एसिड्स और बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस, एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन बन जाता है इसके नतीजे में, हाइड्रोलिसिस के नतीजे में। पीएच भी चेंज होती है, वहाँ पे हाइड्रेशन में पीएच चेंज नहीं होती, यहाँ पे पीएच चेंज होती है ड्यूरिंग सोल्यूशन फॉर्मेशन। और कैटाइन की हाइड्रोलिसिस होगी तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, एनाइन की हाइड्रोलिसिस होगी तो बेसिक। वाटर है ना, तो अब वाटर के साथ अगर कोई कैटाइन मिल रहा है, वाटर H और OH से बनता है, ठीक है, इसके साथ कोई कैटाइन, लेट्स सपोज कि A पॉजिटिव कैटाइन है, तो A पॉजिटिव कैटाइन जो है उसने क्या करना है, इस नेगेटिव वाले पार्ट के साथ कंबाइन हो जाना है, तो बाकी जो है ये पॉजिटिव वाला पार्ट अलग, मीन H पॉजिटिव जो है वो सोल्यूशन में फ्री रह जाएगा, तो H पॉजिटिव फ्री रह जाएगा, मीन के सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। जब कोई कैटाइन जो है वो हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, और एनाइन का उसके उलट होगा, बेसिक सोल्यूशन बनेगा। साल्ट्स की बात करें तो एसिडिक साल्ट्स कौन से होते हैं, साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एसिडिक साल्ट्स होते हैं। एसिडिक साल्ट कॉपर सल्फेट जैसे है, इसे हम वाटर में डिजोल्व करें तो ये कॉपर जो है इसका पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना के कॉपर क्यूप्रस हाइड्राइड बनाएगा, कॉपर हाइड्राइड। और
जो है ना साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बना। तो अब ये जो हमारे पास साल्ट है, इस साल्ट को हम कहेंगे एसिडिक साल्ट, या फिर हम कहते हैं साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑन द होल जो सोल्यूशन होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा, मीन के यहाँ पे पीएच जो होगी वो लेस देन 7 होगी इस सोल्यूशन की, जिसमें हम वाटर को जब हम कॉपर सल्फेट में ऐड करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी पीएच लेस देन 7 होगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। AlCl3 के केस में भी ऐसे ही होगा, NH4Cl के केस में भी ऐसे ही होगा। दे प्रोड्यूस वीक कंजुगेट बेसिस which are not hydrolyzed by water, so H positive are free in solution and acidic solution बनेगा और pH less than 7 होगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें बेसिक साल्ट्स की, तो साल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे CH3COONA सोडियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड है, तो इसमें हम वाटर में इसे डिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो वीक एसिड बनेगा और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगी। तो ऑन द होल जो सोल्यूशन इसका बन जाएगा वो बेसिक सोल्यूशन होगा, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम बेसिक साल्ट भी कहेंगे। Na3PO4 के केस में भी ऐसे ही होगा, Na3ASO4 के केस में भी ऐसे ही होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा और इसमें पीएच जो होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी। एसिडिक और बेसिक साल्ट्स मीन के ऐसे साल्ट जो कि वीक बेसिस और वीक एसिड्स बनाते हैं, जैसे कि CH3COONH4 और NH4CN, ये इसके एग्जांपल्स आ गए। न्यूट्रल साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी कि ऐसे साल्ट जिनको हम वाटर में डिजॉल्व करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस बने, तो ये आपके पास न्यूट्रल साल्ट्स होंगे, मीन के पीएच जो होगी वो इतने फ़र्क नहीं पड़ेगा पीएच पे। Na2SO4 KBr और KCl इनके सोल्यूशन भी सेम ऐसे ही होंगे, न्यूट्रल साल्ट के सोल्यूशन होंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा कंपेयर कर लें सोल्यूशन को, कोलाइड को और सस्पेंशन को, तो हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, फिर सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन लिखे हैं। पार्टिकल साइज़ की बात करें तो सोल्यूशन का पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 10⁻8 सेंटीमीटर तक। वैसे इसको फर्दर भी हम देखेंगे BSc लेवल पे, यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा दी हुई होगी, मीन सेम इसी टेबल की सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के कंपेरिजन की। ये चूँकि मैट्रिक लेवल से लिया हुआ है तो यहाँ पे कोई इतनी खास बात नहीं है, कुछ चंद बातें हैं ये आप लोग समझ लें और याद कर लें। कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड का जो पार्टिकल साइज़ होता है सोल्यूशन के पार्टिकल साइज़ से ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि हम नेकेड आई से देख सकें इनके पार्टिकल्स को। इसमें जो है सिंगल एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं सोल्यूशन में, और कोलाइड में जो है बहुत से एटम आयन या मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। सस्पेंशन में लार्जेस्ट साइज़ होता है पार्टिकल्स का, ग्रेटर दैन 10⁻5 सेंटीमीटर। उसके बाद होमो या हेट्रोजीनियस देखें तो सोल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, और एक्चुअली जो हमारे पास कोलाइड्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, लेकिन देखने में वो होमोजीनियस लगते हैं, ठीक है। और जो सस्पेंशन है ये हेट्रोजीनियस हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है स्टेबिलिटी की। सोल्यूशन स्टेबल होते हैं, टेम्परेचर चेंज करने से उनमें जो सोल्यूट है वो मिक्स ही रहता है, मीन के सोल्यूशन में सोल्यूट जो है वो सेपरेट नहीं होता, और ये भी काफ़ी हद तक स्टेबल होते हैं जो हमारे पास कोलाइड्स होते हैं, लेकिन सस्पेंशन जो है ये अनस्टेबल हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टिकल सीन बाय नेकेड आई। तो सोल्यूशन के पार्टिकल को हम नहीं देख सकते, कोलाइड के पार्टिकल्स को भी नहीं देख सकते, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेकेड आई से देखा जा सकता है। पास थ्रू फिल्टर पेपर, यस एंड नो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइंडल इफेक्ट जो है वो शो नहीं करते, सोल्यूशन शो नहीं करते, और जो हमारे पास कोलाइड्स होते हैं वो टाइंडल इफेक्ट शो करते हैं, और जो सस्पेंशन है वो टाइंडल इफेक्ट शो नहीं करते। क्यों? टाइंडल इफेक्ट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, मीन के जब लाइट को पास करवाते हैं किसी सोल्यूशन में से तो लाइट का स्कैटर हो जाना, पार्टिकल से टकराने के बाद स्कैटर हो जाना, तो जो हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो टाइंडल इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, उसे स्कैटर नहीं करते, तो इस वजह से जो सस्पेंशन है वो कोलाइडल इफेक्ट शो नहीं करते। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि हमने मैट्रिक और FSC लेवल से कवर किया है, इसको हम फर्दर BSc लेवल से भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे। यकीनन आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और इस चैप्टर काफ़ी हमारा लेंथी था इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।